लिव इन रिलेशन को अक्सर समाज में एक मॉडर्न तरीके के तौर पे देखा जाता है। मॉडर्नाइजेशन, अर्बनाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन के इम्पैक्ट के तौर पर काफ़ी बार इसको स्टडी करता है एज अ फिनोमेनन इन सोसाइटी। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि भारत की हज़ारों साल पुरानी कुछ ट्राइब्स के बीच में बहुत समय पहले से लिव इन रिलेशनशिप के बिल्कुल पैरेलल, समकक्ष, समानांतर एक फिनोमेना आपको देखने को मिलता है। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि कुछ ऐसी ट्राइब है भारत में जो डेड इंडिविजुअल्स को दफनाने या जलाने की वजह ममीफिकेशन करती हैं। और क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि कई सारी ऐसी ट्राइब्स हैं जो हमारी एक पेट्रीलिनियल पेट्रीआर्कल सोसाइटी से इतर इनहेरिटेंस ऑफ सरनेम, वेल्थ, प्रॉपर्टी और स्टेटस डॉटर लाइन यानी कि फीमेल की लाइन में ट्रेस करती है। जी हाँ, भारत की जनजातियां भारत की धरोहर है, भारत की प्राइड है, हमारा और आपका इस देश का एक ऐतिहासिक स्वर्णकालीन जो पृष्ठ है उसको भी हमारे सामने रखती है। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष सिंह, स्टडी IQ IAS में आप सभी का स्वागत है। भारत की कुल आबादी में 8.6% का हिस्सा रखने वाली ट्राइबल कम्युनिटीज़ के बारे में बहुत कम बातें की जाती हैं और हम आज इस लेक्चर में इन ट्राइब्स के बारे में बात करने वाले हैं। फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, जितनी भी ट्राइब्स भारत के अंदर में हैं उनके कई सारे इंपॉर्टेंट पहलुओं की, उनकी लिंग्विस्टिक एफिनिटी, रेशियल एफिनिटी को जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहाँ पर शुरुआत करते हैं। आप देख रहे हो यहाँ पर मैंने एक अपातनी ट्राइब जो अरुणाचल प्रदेश के रीजन में पाई जाती है, इनके बैम्बू से बने हुए ईयर प्लग्स काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। ये आप देख रहे हो नाक के रीजन में ईयर प्लग्स को यहाँ पर लगाया गया है। ऐसे कई और ट्राइब्स आपको इंडिया के बाहर दिखाई देंगी जो राउंड सर्कुलर डिशेस को अपने लिप को टीयर करके, पियर्स करके उसके अंदर में फिट करती है। वहाँ पर वो एक ब्यूटी का स्टैंडर्ड होता है। लेकिन अगर अपातनी ट्राइब की बात करें नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल प्रदेश में, जीरो वैली में पाई जाने वाली ट्राइब, इनके बीच में फोकलोर्स की अगर माने और एंथ्रोपोलॉजिकल एथनोग्राफिक रिकॉर्ड्स की माने तो इस तरीके का ट्रेडिशन ब्यूटी को घटाने के लिए अपनाया जाता है ताकि किसी बुरे इंसान की नज़र ना पड़े, है ना। अगर कम ब्यूटी होगी तो फिर हो सकता है कोई गलत निगाह से, गलत नज़र से ना देखे, तो एक ये कस्टम के तौर पर इसको देखा जाता है। आपको बोर्ड के दूसरे साइड पे भारत का नक्शा दिखाई दे रहा होगा और हम अब से कुछ देर बाद इंडिया की जो भी मेजर ट्राइब्स हैं इन वेरियस रीजन्स, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ में, उसको यहाँ पर प्लॉट करने की कोशिश करेंगे कौन सी ट्राइब कहाँ पर पाई जाती है। तो इन ट्राइब्स के बारे में हम जाने तो पहले, उससे पहले एक जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन समझ लेते हैं। जियोग्राफिकल के साथ साथ इनकी इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस को समझ लेते हैं और साथ ही साथ इनकी रेशियल और लिंग्विस्टिक एफिनिटी को समझ सकते हैं। तो चलिए इस जर्नी को यहाँ पर शुरुआत की जाए। देखिए, अगर आप इंडिया की पॉपुलेशन, अभी 2011 के बाद कोई सेंसस हुआ नहीं है तो हमारे पास जो लेटेस्ट आंकड़ा है वो 2011 का ही आंकड़ा है। उसके अलावा हम और आप कोई बात कर नहीं सकते हैं क्योंकि अब सरकारी आंकड़ों में कितनी भी खराबियां हो, है ना, कितना ऊपर नीचे हो। जवान करके एक शाहरुख खान की मूवी थी, उसमें शायद EVM मशीन चोरी हो जाती है तो उसमें एक बुजुर्ग चाचा थे, वो कहते हैं कि ये तो सरकारी आंकड़ा है, अब सरकारी आंकड़े से 40-50% ऊपर ही मानो रियलिटी, ठीक है ना। लेकिन सेंसस के आंकड़े ज़्यादातर ट्रस्टवर्दी होते हैं और हम इसी को रेफरेंस लेकर के चलते हैं अपनी ज़्यादातर स्टडीज़ के अंदर में। तो 2011 का जो आखिरी सेंसस था जहाँ पर हमारी भारत की पॉपुलेशन को कुछ 121 करोड़ के आसपास में एस्टिमेट किया गया था, यहाँ पर लगभग 14.2% के आसपास आपको मुस्लिम्स की आबादी देखने को मिलती है। और भारत के बाकी सारी माइनॉरिटी रिलीजन को अगर आप मिला लेते हो, चाहे वो क्रिश्चियंस हो, चाहे वो सिख्स हो, चाहे वो बुद्धिस्ट हो, चाहे वो जैन्स हो, पारसीज हों, इन सबको मिला करके भी ये मुस्लिम्स का आधी माइनॉरिटी नहीं होगी। क्रिश्चियंस लगभग 2% के आसपास आपको दिखाई देते हैं, सिख्स भी कुछ अमूमन 1.7% के आसपास थे, और जो बुद्धिस्ट जैनिज्म को फॉलो करने वाले लोग थे उनकी संख्या भी 40-45 लाख, 80-85 लाख के आसपास, मतलब दोनों को मिलाकर के भी 1.3 CR के ऊपर की पॉपुलेशन नहीं थी। पारसीज तो महाराष्ट्र, गुजरात के रीजन में, खासकर मुंबई में कंसंट्रेटेड दिखाई देते हैं आपको, और इनकी टोटल पॉपुलेशन 1-2 लाख के आसपास है। जोरोएस्ट्रियनिज्म इनका जो धर्म है, पारसी धर्म है, उसको फॉलो करने वाले लोग हाईली कंसंट्रेटेड दिखाई देंगे हमें इस हिस्से में। अब इन सब की बात क्यों हो रही है? बिकॉज अगर हम भारत की ट्राइब्स की बात करें तो यही 2011 का सेंसस का आंकड़ा हमें बताता है कि इंडिया में कुल 8.6% शेड्यूल्ड ट्राइब है। और जब मैं शेड्यूल्ड ट्राइब बोल रहा हूं तो वी आर नॉट रेफरिंग एंड इंक्लूडिंग ऑल द पॉसिबल ट्राइबल्स दैट स्टेज विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया, ठीक है। कई बार क्या होता है, एक रेफरेंस हम अक्सर इस चीज़ को समझाने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि ऑल द शेड्यूल्ड ट्राइब्स आर ट्राइबल्स,
बट ऑल द ट्राइबल्स और ऑल द ट्राइब्स आर नॉट शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है ना। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 342 के अंतर्गत प्रेसिडेंट को ये पावर दी गई है कि वो क्या करेगा, नोटिफाई करेगा कि कोई भी एक ग्रुप, कोई भी एक ट्राइब, सब ग्रुप, कोई एक सेक्शन पॉपुलेशन का इसको आज से शेड्यूल्ड ट्राइब माना जा सकता है। उस शेड्यूल्ड ट्राइब का नंबर लाखों में, मिलियंस में हो सकता है, लाखों छोड़िए मिलियंस में हो सकता है। उस शेड्यूल्ड ट्राइब का नंबर कुछ हज़ार में भी हो सकता है ना। तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर दी गई है और 342 के अंतर्गत जिसको भी वो नोटिफाई करेगा वो शेड्यूल्ड ट्राइब कहलाएगी। तो ये जो 8.6% का आंकड़ा है ना, ये उन एसटीज की बात करता है, ये भारत की टोटल आदिवासी जनजाति को इंक्लूड नहीं करता है। जैसे आप देखोगे गुजरात के अंदर में कई सारे पॉपुलेशन है, वो एसटी राइट्स की मांग कर रहे हैं, कहने कि हम एसटीज हैं, हम ट्राइबल कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, वी डू डिजर्व दीज राइट। मणिपुर में अगर आप 2023 से भड़के हुए दंगों को देखोगे, वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगाना पड़ा था। मणिपुर में मेते कम्युनिटी जो आपको इम्फाल वैली के रीजन में नज़र आती है, वो भी इस एसटी की डिमांड कर रही है, ठीक है। असम के रीजन में अभी एक यूथ प्रोटेस्ट चल रहा था, तिनसुकिया से लेकर कई सारे डिस्ट्रिक्ट में हमने कवरेज भी की थी स्टडी IQ के इंग्लिश चैनल पे। वहाँ पर भी आपको क्या देखने को मिल रहा है कि लगभग 6 ट्राइब्स ऐसी हैं जिन्हें प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 2014 के में अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो डिक्लेरेशन स्पीच के दौरान, नॉट मैनिफेस्टो, स्पीच के दौरान पब्लिकली ये घोषित किया था कि इन 6 ट्राइब्स को शेड्यूल्ड ट्राइब का सदस्य बनाया जाएगा। 19 में इस बात को रिटेरिएट किया गया था और अभी जब वो चीज़ नहीं पूरी हुई होती दिखी तो इसके ऊपर आपको 2025 के मिड में कई सारे प्रोटेस्ट दिखाई दिए अराउंड सितंबर एंड अक्टूबर। तो ऐसी कई सारी ट्राइब्स हैं जो डिमांड कर रही हैं भाई एसटी इंक्लूजन की, पर अभी उनके लिए इन्हें इंक्लूड नहीं किया गया है। संभवतः अगर इन सबको इंक्लूड कर लें तो ये नंबर 10% के भी ऊपर आपको जाता दिखाई देगा, 10% के भी ऊपर का ये नंबर हो जाएगा। और एक चीज़ और है कि अगर हम 2011 के सेंसस से, 2001 के सेंसस से इसको अगर हम मैच करें तो 2001 के सेंसस में ये आंकड़ा कहीं 8.2% के आसपास था और ये लगभग 0.4% का एक इंक्रीमेंट दिखाता है विद इन अ टाइम पीरियड ऑफ अ डेकेड। अभी लगभग 15 साल होने को हैं, हमारा 2011 के बाद कोई भी सेंसस का आंकड़ा नहीं आया है। तो संभवतः जब ये आंकड़े नहीं आएंगे, अपडेट होंगे, तो ये प्रतिशत जो है ये 9% के ऊपर आपको आसानी से देखने को मिल सकता है, 9% के ऊपर देखने को मिलेगा। ये तो बात हो गई स्टैटिस्टिकली, ठीक है ना। नंबर्स की अगर हम बात करें अपार्ट फ्रॉम द परसेंटेज तो माना जाता है 715 से ज़्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब है। अच्छा, अब इन शेड्यूल्ड ट्राइब में भी ना सब एक जैसे नहीं है, सबके हाथ पांव बराबर नहीं है। हाथ पांव मतलब फिजिकली नहीं, अगर हम इकोनॉमिकली या उनकी सोशो इकोनॉमिक कंडीशन की अगर बात करें तो कुछ ऐसी ट्राइब्स थी जिन्हें 60 के दशक में नेहरू जी के बाद, जाने के बाद 64 में नेहरू जी की डेथ होती है, शास्त्री साहब आते हैं, उसी समय एक कमेटी बैठती है और उस कमेटी ने अपने रिपोर्ट के अंदर में एक नया फिनोमेना हाईलाइट किया। इस फिनोमेना को आप डीपॉपुलेशन का फिनोमेना कहते हो। कमेटी को चेयर करने वाले जो इंडिविजुअल थे, जो इसके अध्यक्ष थे, उनका नाम था UN देबर। UN देबर साहब कहते हैं कि कई सारी शेड्यूल ट्राइब भारत में ऐसी हैं जो हमारे अथक प्रयासों के बाद भी, कितने सारे अटेम्प्ट हमने किए, उसके बाद भी उनका नंबर गिरा जा रहा है या तो स्टैग्नेंट है। कई तरीके की फिजिकल और कई तरीके की सोशल प्रॉब्लम्स उनके बीच में दिखाई देती है, लिटरेसी कम है और नंबर डिक्लाइनिंग ट्रेंड को शो कर रहा है या एक स्टैग्नेंसी को दिखा रहा है। ऐसी जो ट्राइब्स हैं इन्हें प्रोबेबली हमें कुछ अलग से मदद करनी पड़ेगी, अपार्ट फ्रॉम जो उनको रियायतें दी जा रही हैं। दो आर्टिकल 342 के अंदर जो ट्राइब्स कवर हैं, जो ST के अंदर में कवर हैं, उनको जो सुविधाएं दी जा रही हैं उससे अलग इनके लिए कुछ काम किया जाना चाहिए। तो पहले तो ऐसी ट्राइब्स को आप किस तरीके से आइडेंटिफाई करोगे, उसकी प्रोसेस जाननी बहुत ज़रूरी थी और इसके लिए भी UN देबर साहब ने कई सारे क्राइटेरिया दिए, ठीक है ना। और उसमें से सबसे जो स्ट्राइकिंग क्राइटेरिया था वो डीपॉपुलेशन की थीम, यानी कि नंबर अगर डिक्लाइन हो रहा हो या तो स्टैग्नेंट हो, लिटरेसी काफ़ी कम दिखाई देगी, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी प्री एग्रीकल्चर लेवल पे आपको दिखाई देगी, ठीक है ना। ये सारे ट्रेंड अगर हों तो आप उनको एक नई कैटेगरी जिसको PTG कहा गया, यानी कि प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप, इस कैटेगरी में ऐड कर सकते हो। और शुरुआती समय में ये PTG का किवायद कब से शुरू हुई, 1973 में इस चीज़ को यहाँ पर लाया गया, लेकिन 1975 तक कुछ अलग से काम किया नहीं गया इसके अंदर, मतलब कोई ग्रुप्स आइडेंटिफाई नहीं किए गए। फाइनली 2 साल बाद 1975 में एमरजेंसी वाले साल में इंदिरा गांधी जी देश में एमरजेंसी लगा रही हैं और 75 ग्रुप यहाँ पर, 75 नहीं 52 ग्रुप उस समय ऐड हो रहे हैं। फर्दर 1992-93 में 23 और ग्रुप यहाँ पर ऐड होते हैं और टोटल यहाँ पर नंबर चला जाता है 75 का। किनका? PTGs का। यानी कि देश में अगर 715 से ज़्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब है वर्तमान में, तो 75 लगभग उसका 10% आपको PTG की कैटेगरी में दिखाई देगा।
हालांकि ये जो पीटीजी का भी नॉमेनक्लेचर है ये यूपीए 1 की गवर्नमेंट में 2006 के अंदर में बदल दिया गया और इसको नाम दे दिया गया पीवीटीजी, यानी कि पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप। टोटल ये 18 राज्यों में आपको ये पीवीटीजीज दिखाई देती हैं और एक यहाँ पर यूनियन टेरिटरी है जिसके अंदर में आपको देखने को मिलेगी। इन 18 राज्यों में से जो उड़ीसा है यहाँ पर आपको सबसे अधिक नंबर यानी कि टोटल आपको 13 पीवीटीजी दिखाई देंगे। और उसके बाद दूसरा जो नंबर है वो आंध्र का आता है, ऑल्दो आंध्र का उस समय बाइफर्केशन नहीं हुआ था, तेलंगाना आंध्रा उस समय एक ही हुआ करते थे, तो 12 नंबर है, ठीक है ना। हालांकि पॉपुलेशन की अगर बात करें तो पूरे देश में टोटल शेड्यूल ट्राइब की जनसंख्या या फिर ट्राइब की जनसंख्या या फिर पीवीटीजी की जो जनसंख्या है वो सबसे ज़्यादा आपको मध्य प्रदेश में दिखाई देती है। तो मध्य प्रदेश हाईएस्ट फॉरेस्ट डेंसिटी के लिए तो जाना ही जाता है, लेकिन उस फॉरेस्ट डेंसिटी के साथ साथ में जो शेड्यूल ट्राइब का नंबर है, पीवीटीजी का नंबर है, वो भी सबसे ज़्यादा आपको इस रीजन के अंदर में दिखाई देगा। अब जो इंडिया की ट्राइब्स हैं इनको लिंग्विस्टिक असेसमेंट और रेशियल असेसमेंट के आधार पर कई सारे ग्रुप्स में बांटा गया है। इसमें से 3 स्कॉलर्स के जो रेशियल वर्क है ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। कई सारी ट्राइब्स, अब कौन सी किस रेस की, अक्सर आपने सुना होगा आर्यन माइग्रेशन थ्योरी हिस्ट्री में जिक्र आता है। जब आप इंडस वैली पढ़ के आगे निकलते हो, इंडस वैली का डिक्लाइनिंग फेज चल रहा है, डार्क एजेस के कंसेप्ट की बात होती है या पीरियड की बात होती है, और वहाँ पर आर्यन माइग्रेशन की थ्योरी या आर्यन इन्वेजन की थ्योरी का जिक्र होता है। तो आर्यंस कौन थे, है ना, इसकी बात होनी चाहिए। आर्यन रेस क्या रेस होती है, ऑलराइट, और कौन कौन सी रेस है, तो भारत की ट्राइब किस रेशियल एफिनिटी के साथ में जुड़ी है, तो इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्चेज हुई। सबसे शुरुआती जो रिसर्च यहाँ पर हुई थी वो की थी एक स्कॉलर जिनका नाम था हर्बर्ट होप रिस्ले साहब। कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर थे, काफ़ी इनका कंट्रीब्यूशन रहा है, सेंसस कमिश्नर भी रह चुके हैं। आप अगर यूपीएससी के एस्पिरेंट हो तो आर्ट एंड कल्चर में नितिन सिंघानिया की किताबों में और स्टडी आईक्यू के पब्लिकेशन या किसी भी आर्ट एंड कल्चर की इंपॉर्टेंट बुक में इंडियन पीपल डेमोग्राफिक प्रोफाइल रेशियल अगर आप क्लासिफिकेशन को देखोगे तो रिस्ले का ही पीपल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट के अंतर्गत किया गया 1915 का क्लासिफिकेशन आपको दिखाई देगा, जिसमें भारत की टोटल रेसेस, टोटल पॉपुलेशन या टोटल ट्राइब को इन्होंने 7 अलग अलग रेशियल ग्रुप में बांटा, जिसको बच्चों को याद रखने के लिए एक बहुत अच्छी निमोनिक्स में बताता हूँ। आप कुछ इस तरीके से याद कर सकते हो। MIT 4D, इंडिया में भाई सबको IIT में जाना है, बाहर इंडिया के जाओ देखो आप तो MIT के अंदर में सबको दाखिला लेना है ना। यही सारी रेसेस हैं, 4 ऐसी रेस है जो द्रविडियन है या द्रविडियन से जुड़ी हुई है, उसका एडमिक्सचर है, और बाकी 3 रेस। तो मोंगोलॉइड है आपको देखने को मिलेगी, वहाँ पर टर्को ईरानियन देखने को मिलेगा आपको, इंडो आर्यंस वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, और 4D में कौन है, द्रविडियन है, आर्य द्रविडियन है जिसमें आर्यंस और द्रविडियन के एडमिक्सचर से जो आपको बनते हुए देखने को मिलेंगे, स्काइथो द्रविडियन है और मोंगलो द्रविडियन है। तो ये 4 द्रविडियन या एडमिक्सचर ऑफ द द्रविडियन रेसेस और बाकी 3 ऑन रेस, इनमें इन्होंने किया। हालांकि इनका जो सैंपल साइज था वो 6000 से भी कम इंडिविजुअल्स का था। भारत की पॉपुलेशन 1915 में, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, आप गूगल पे देखना, कुछ 20-1 करोड़ के आसपास रही होगी, 18-21 करोड़ के आसपास। अब उस पॉपुलेशन के अंदर में भी अगर जो इन्होंने सैंपल लिया वो 6000 से भी कम लोगों का था, तो बहुत ही सूटेबल एडिक्वेट सैंपल नहीं था, और ज़्यादातर डाटा इन्होंने खुद ना कलेक्ट करके पीयर ग्रुप, कलीग्स और भी कई सारे अपने अंडर ट्रेनियों से कलेक्ट करवाया था, जिनकी ट्रेनिंग या जिनके ऑथेंटिसिटी ऑफ डाटा के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह आपको दिखाई देता मिलेगा, ठीक है ना। तो ये एक प्रॉब्लम थी। इसके बाद दूसरा जो एक क्लासिफिकेशन है इंडिया के ट्राइबल्स का वो ब्रिज शंकर गुहा साहब ने दिया। इनका नाम इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया वो पहला ऐसा क्लासिफिकेशन था जो इंडियन स्कॉलर ने दिया है, इंडियन लोगों का, ठीक है ना। और ये अंसी के पहले इनॉग्रल डायरेक्टर भी रह चुके हैं। एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है ना, जैसे आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पढ़ते हो आप, वो भी ASI है, ये भी ASI है, इसलिए अलग करने के लिए अंसी हम बोलते हैं इसको, ANSI, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। उसके ये इनॉग्रल डायरेक्टर थे जब उसकी स्थापना होती है मिड 20वीं सेंचुरी में, तो ये उसकी इनॉग्रल डायरेक्टर बनते हैं। इन्होंने भी अच्छा एक क्लासिफिकेशन दिया था, हालांकि उसमें भी प्रॉब्लम थी। इनके क्लासिफिकेशन की क्या एक अच्छी क्या मतलब यूनिक चीज़ आप कहोगे, इन्होंने सबसे पहली बार ये चीज़ कमेंट किया या ऑब्जर्व किया, सामने रखा दुनिया के, कि भारत की पॉपुलेशन में आपको निग्रिटो एलिमेंट्स भी नज़र आते हुए मिलेंगे। निग्रिटो एलिमेंट्स का यहाँ पर प्रेजेंस है इंडिया की पॉपुलेशन में। इन्होंने खासी हिल से भी कई सारे जो दूसरे स्कॉलर्स ने स्केलेटन रिमेन्स को कलेक्ट किया था उसकी स्टडी की, और
नीग्रोट एलिमेंट को कंफर्म किया, लेकिन प्राइमरली इनका जो अपना ओपिनियन था वो था कि सदर्न इंडिया में जो कदर्स की पॉपुलेशन है, जो इरुलर्स की पॉपुलेशन है, जो पानिया की पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगी, ये क्लासिकल एग्जाम्पल है नीग्रिटो एलिमेंट का। साथ ही साथ अंडमान निकोबार के रीजन में भी बात के रिसर्चर्स ने भी सेम ऑब्जर्वेशन किया कि भाई ओंगेज जरावा की जो पॉपुलेशन है वो भी नीग्रिटो एलिमेंट के साथ में दिखाई देती है हमें, ठीक है ना। चलिए, अब बीएस गुहा साहब के बाद भी कई सारे स्कॉलर्स आए, एसएस सरकार का उनमें से एक इंपॉर्टेंट नाम है। इनका क्लासिफिकेशन काफ़ी बैलेंस था, वेल रिसर्च था, और इन्होंने भारत की टोटल पॉपुलेशन को उनके हेड फॉर्म के आधार पर डिवाइड कर दिया। इनका कहना था कि हेड फॉर्म के आधार पर हम भारत की पॉपुलेशन को 3 ग्रुप में बांट सकते हैं। ऐसे लोग जिनका एक मॉडरेट हेड का साइज है, दूसरे जो कि काफ़ी लॉन्ग और नैरो हेड को दिखाते हैं, और तीसरे जो एक टिपिकली ब्रॉडर हेड को यहाँ पर दिखाते हैं। ये हेड का जो पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन है, ये कुछ एनाटॉमिकल लैंडमार्क के मेजरमेंट के ऊपर में बेस होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको दिखाई देगा कि सर के सामने के हिस्से में अक्सर जहाँ पर भारतीय महिलाएं बिंदी लगाती हैं, एग्जैक्टली वो पॉइंट नहीं होता है, बिकॉज बिंदी तो कोई कैसे लगा सकता है, कोई बहुत लंबी लगाएगा, कोई कहीं लगाएगा, कोई माथे के बीच में, आईब्रोज के बीच में लगाएगा। तो टिपिकली फोरहेड पे ये जो बीचों बीच आपको एक प्रोमिनेंस रीजन दिखाई दे रहा है, सरल शब्दों में आप ऐसे समझ सकते हो, ये आपका ग्लेबेला पॉइंट कहलाता है, ठीक है ना। दूसरा, आपके सर के पीछे जो आप टिपिकली सबसे एक रीजन देखोगे प्रोमिनेंट, वो आपका ओपिस्थोक्रेनियन। इसी तरह के आपके हेड के दोनों साइड में 2 और रीजन है जिसको आप यूरियन कहते हो, ठीक है ना। एक तरफ यूरियन, दूसरी तरफ यूरियन। हम एक वर्नियर कैलिपर्स हैं, इंजीनियरिंग के जो छात्र होंगे, बच्चे होंगे, वो उस वर्नियर कैलिपर से अच्छी तरीके से वाकिफ़ होंगे, है ना। एक मूवेबल स्लीव है और एक नॉन मूवेबल स्लीव है। प्लेस किया, मेजरमेंट ली, स्केल पे जो वैल्यू आई उसके बेसिस पे हमने मैक्सिमम क्रेनियल ब्रेथ और मैक्सिमम क्रेनियल लेंथ को निकाला और इसको 100 से मल्टीप्लाई किया, तो हमें जो नंबर मिलता है वो हमारा क्रेनियल इंडेक्स होता है। ये क्रेनियल इंडेक्स 60 से लेकर के, होने को तो कैसा ही हो सकता है टिपिकली, ये आप मान लो 65 से लेकर के 95 प्लस तक की रेंज में जा सकता है। और ऑन द बेसिस ऑफ दैट इंडेक्स हमने और सरकार जैसे कई सारे स्कॉलर्स ने जो पॉपुलेशन का क्लासिफिकेशन किया है, वो इन कैटेगरीज लाइक ब्रेकिसेफेलिक, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रीडोमिनेंटली चौड़े सर होते हैं, मीजोसेफेलिक, मॉडरेट, ना ज़्यादा चौड़े हैं ना ज़्यादा लंबे हैं, और डोलिगोसेफेलिक, जो काफ़ी लंबे आपको सर दिखाई देते हैं। अब इसके बेसिस पे इन्होंने कई सारी पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई किया। जैसे मोंगलोइड्स की जो पॉपुलेशन है, मोंगलोइड रेस आपको नॉर्थ ईस्टर्न ट्राइब्स के बीच में ज़्यादा कॉमन देखने को मिलेगी। उनमें इस तरीके के हेड, ब्रेकिसेफेली हेड आपको दिखाई देगा। और भी फीचर्स हैं जैसे प्रेजेंस ऑफ एपिकेंथिक फोल्ड एक्सेट्रा, ठीक है ना। हाइट शॉर्ट टू मॉडरेट आपको देखने को मिलती है। मीजोसेफेलिक की इन्होंने यहाँ पर कैटेगरी रखी। अच्छा, फार ईस्टर्न का भी एक ग्रुप इन्होंने रखा जिसको इसके साथ में इंक्लूड किया, ठीक है ना। और डोलिकोसेफेलिक के अंदर में इन्होंने मुंडारी स्पीकर्स को, जो कि ईस्टर्न इंडिया में छोटा नागपुर प्लेट्यू के आसपास में दिखाई देते हैं, मुंडास की ट्राइब उसका एक एग्जांपल है, ऑलराइट। संथल्स की ट्राइब को आप वहाँ पर ले सकते हो। साथ में इंडो आर्यंस को, है ना, उस कैटेगरी के अंदर में डाला। तो ये सारे जो ग्रुप्स हैं, द्रविडियंस का ग्रुप हो गया, इसके बेसिस पे, हेड के बेसिस पे पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन किया गया। सिमिलरली अगर आप लैंग्वेज की बात करोगे तो भारत की जो ट्राइब्स है ना, ये बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिफाइड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को भी शो करती हैं। अगर आप इन ट्राइब्स को देखोगे तो वी कैन डिवाइड देम इनटू मल्टीपल फैमिलीज। कौन कौन सी फैमिलीज हैं? सबसे पहली आपकी जो फैमिली आती है, इसको आप कहते हो इंडो यूरोपियन सुपर फैमिली, राइट। दूसरे के आपकी जो फैमिली है, फैमिली तो वैसे आपकी साइमीज बर्मीज फैमिली है, ठीक है ना, या तिब्बतो बर्मीज फैमिली भी इसको आप कहते हो। तो ये आपको नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में काफ़ी कॉमनली देखने को मिलेगी। ये एक सब ग्रुप है वाइडर अलाइनमेंट के अंदर में, ठीक है ना। इसका जो ओरिजिनल ग्रुप है तिब्बतो बर्मीज की, उसकी कई लैंग्वेज भारत में बहुत कॉमन नहीं है। एक खामती स्पीच, कुछ और ऐसी भाषाएं हैं, 1-2 बोलियां हैं जो कि इसकी सुपर फैमिली में इंक्लूड की जाती है। बट अदरवाइज ज़्यादातर जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर में भाषाएं ट्राइब्स बोलते हैं, वो सब फैमिली तिब्बतो बर्मीज की कैटेगरी में आता है। इसलिए हम लोग सुपर फैमिली की जगह सीधे तिब्बतो बर्मीज का नाम यहाँ पर ले रहे हैं, ठीक है। अगली जो हमारी फैमिली यहाँ पर आती है, इसको आप कहते हो ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली। और ऑस्ट्रो एशियाटिक के बाद आपकी जो फैमिली आती है, इसको निषाद फैमिली भी कहते हैं बाय द वे, ठीक है ना। लास्ट फैमिली जो हमारी आती है, ये है द्रविडियन फैमिली। नाउ दिस इंडो यूरोपियन सुपर फैमिलीज further can be broken down into Indo-Aryan
या फिर इनफैक्ट आप इसको 3 ग्रुप्स में बांट सकते हो। पूरा ही बता देते हैं, ठीक है ना। पहला, जिसको आप डार्डिक कहते हो, ये कश्मीर के रीजन में भाषाएं बोली जाती हैं। नेक्स्ट आपकी इंडो आर्यन, सॉरी ये ईरानियन है, और इसको आप आर्यन मान लो या फिर इंडो आर्यन भी आप कह सकते हो, आपके ऊपर है, ठीक है ना, आर्यन फैमिली। अब आपकी जितनी भी भाषाएं भारत में, ज़्यादातर आपने जिसका नाम सुना होगा, अगर आप नॉर्थ से, वेस्ट से, सेंट्रल इंडिया से हो, तो वो इंडो आर्यन के अंदर में, चाहे बंगाली हो, चाहे असमी हो, चाहे मराठी हो, चाहे गुजराती हो, चाहे हिंदी हो, चाहे ब्रज भाषा हो, चाहे बुंदेली हो, चाहे माघी हो, चाहे मैथिली हो, चाहे भोजपुरी हो, हिंदी भी डेफिनेटली, ये सारी भाषाएं इस आर्यन फैमिली के अंदर में आती है। ईरानियन भाषा भारत में कॉमनली नहीं बोली जाती है, कुछ माइग्रेंट लोगों को छोड़ करके जो उस भाषा का इस्तेमाल बहुत कम लेवल पर करते हैं। सिमिलरली तिब्बतो बर्मीज नॉर्थ ईस्ट की ट्राइब्स के बीच में कॉमनली आपको देखने को मिल जाएगी। ऑस्ट्रो एशियाटिक फर्दर इसको बांटा गया है 2 ग्रुप के अंदर में। एक आपके मुंडारी स्पीकर्स हैं, मुंडारी स्पीकर्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना, और एक ग्रुप है जिसको हम मोंकमर कहते हैं। मोंकमर जो ग्रुप आपको देखने को मिलता है, ये निकोबारीज भाषा इसका एक एग्जाम्पल है, और साथ ही साथ में खासी और जयंतिया जो भाषा मेघालय के अंदर में बोली जाती है ना, ये इसका एक एग्जाम्पल है। द्रविडियन को भी फर्दर 3 ग्रुपों में बांटा गया है भाई, एक सेंट्रल द्रविडियन है, एक नॉर्दर्न द्रविडियन है, और एक आपका साउथ द्रविडियन है। ज़्यादातर फेमस साउथ की भाषाएं जो आप समझते हो, जानते हो, वो साउथ द्रविडियन फैमिली के अंदर में आती हैं। इसमें आपकी तमिल भी है, इसमें आपकी तेलुगु भी है, इसमें आपके कन्नड़ा भी है, इसमें आपकी मलयालम भी है, सारी भाषाएं आपको मिलती है। सेंट्रल द्रविडियन में कई सारे जो ट्राइबल की भाषाएं हैं तो द्रविडियन फैमिली को बिलोंग करती हैं, जैसे टोडास की भाषा, जैसे कोटास की भाषा, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, एक बार कंफर्म कीजिएगा, शायद कुरुम्बास की भाषा भी इसी कैटेगरी के अंदर में आती है, उसको कंफर्म करना पड़ेगा, बाकी टोडास और कोटास तो आते ही हैं। नॉर्थ में भी आपकी ऐसे ही कई सारी भाषाएं, जैसे गोंडी वगैरह है, ये नॉर्थ द्रविडियन भाषा की श्रेणी में आपको मिलेगी, ठीक है। तो ये रहा भारत की ट्राइब्स का लिंग्विस्टिक क्लासिफिकेशन। अब हम कुछ इनकी इंपॉर्टेंट कल्चरल प्रैक्टिसेस को जानने की और समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। कुछ ट्राइब्स को हम यहाँ पर देख लेते हैं, कौन कौन सी ट्राइब हैं, किस रीजन में पाई जाती हैं। आपको एक्सट्रीम जो नॉर्थ का हिस्सा दिखाई देगा, जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश जैसे रीजन आते हैं, उत्तराखंड जैसे रीजन आते हैं, यहाँ पर आपको ये ले लेते हैं हम लोग रेड कलर, गड्डीज की पॉपुलेशन, बकरवाल्स की पॉपुलेशन, गुजर्स की पॉपुलेशन। अब गुजर्स का जो क्लासिफिकेशन है वेरिएबल है, कई जगहों पे एसटी है, कई जगहों पे एसटी की कैटेगरी में नहीं आता है, दूसरी कैटेगरीज में आता है, स्टेट लिस्ट भी डिफर करती है, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। नाउ किन्नौरीज की जो पॉपुलेशन है, किन्नौरीज की जो पॉपुलेशन है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में जो आपको देखने को मिलती है, ठीक है ना। उत्तराखंड के रीजन में फर्दर आप इंक्लूड कर सकते हो ट्राइब्स लाइक जौनसारी, या इनका जो सुपर फैमिली है जिसको आप खस या खासाज भी कहते हो, बड़े फेमस हैं बिकॉज ये अपनी एंसेस्ट्री को महाभारत के हीरोज़ पांडवा से ट्रेस करते हैं, और उनकी कुछ प्रैक्टिस को भी कॉपी करते हैं, जिसके बारे में आगे भी अब जानने और समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर राजीज़ की ट्राइब और थारू जैसी ट्राइब भी आती है। ये राजीज़ और थारू आपको उत्तर प्रदेश में मिल जाते हैं। आपको याद करना है कि एक समय ऐसा था जब यूपी और उत्तराखंड अलग नहीं थे, बाइफर्केशन से पहले साथ थे, और इसलिए कई किताबों में ट्राइब्स का नाम भी साथ में ही दिया होता है, ठीक है ना। इसी तरीके से जो राइकास की पॉपुलेशन है ना, रबारीज की जो पॉपुलेशन है, भील्स की जो पॉपुलेशन है, भील्स तो आपको बहुत जगह पे दिखाई देंगे बिकॉज भील्स इज न्यूमेरिकली द मोस्ट सिग्निफिकेंट ट्राइब इन इंडिया। इनका जो नंबर है वो कुछ 16-17 मिलियन के आसपास है, भारत की न्यूमेरिकली सबसे बड़ी ट्राइब है, फॉलोड बाय गोंड्स एंड देन संथल्स। इनफैक्ट इन तीनों ट्राइब का अगर नंबर मिला देते हो ना, तो ये नंबर कुछ 35-40 मिलियन के आसपास में जाता है, कुछ 35-40 मिलियन के आसपास जाता है, जो बहुत बड़ी संख्या है। यानी कि कुछ आप अगर एक 10-12 ट्राइब को मिला लोगे ना, तो भारत के टोटल जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उसका 60% हिस्सा इन 10 ट्राइबल्स के बीच। जैसे हम इनइक्वालिटी के लिए कहते हैं भारत में कि भारत की सारी पूंजी, भारत चौथी बड़ी इकोनॉमी हो रहा है, तीसरी हो रहा है, कभी पहली भी हो जाएगा, लेकिन डिस्पैरिटी इतनी है, इनइक्वालिटी इतनी है वेल्थ की, है ना, कि पर कैपिटा इनकम के आधार पर अगर आप उसको देखते हो तो कई सारी अफ्रीका के जो गरीब देश हैं उनके बिल्कुल बराबर हमें दिखाई देंगे, उनके बिल्कुल बराबर हम यहाँ पर दिखाई देंगे। आजकल तो बड़े ऑनलाइन वीडियोस भी आपको दिखाई देते हैं जहाँ पर कि द सो कॉल्ड गरीब माने जाने वाला जो अफ्रीका की कई सारी कंट्रीज़ आपको दिखाई देंगी, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भारत से लाइट्स ईयर अहेड दिखाई दे रहा है। अब उस पर ओपिनियन अलग अलग हो सकते हैं लोगों के, जो भी है। हम यहाँ पर एंथ्रोपोलॉजिकली ट्राइब्स की बात कर रहे हैं, तो उस एंगल पे अभी नहीं जाएंगे, कभी और उसके बारे में सोसाइटी के लिहाज से बात की जाएगी।
ठीक है ना। मध्य प्रदेश जो ट्राइबल की पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे सिग्निफिकेंट रीजन आपको दिखाई देता है, यहाँ पर भी गोंड्स की पॉपुलेशन है। अच्छा, गोंड्स भी बहुत सारे स्टेट्स में, गोंड्स आपको 1 डज़न स्टेट्स में ऑलमोस्ट मिल जाएंगे इनकी पॉपुलेशन। एंड वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द माइग्रेंट पॉपुलेशन। माइग्रेंट तो लास वेगस में भी जा सकता है, कैलिफोर्निया में भी जा सकता है, कहीं और भी जा सकता है। कोई गोंड ट्राइब का इंसान हो, अब वो ब्यूरोक्रेट बन गया, सिविल सर्वेंट बन गया, आईएफएस बन गया, वो कहाँ है दुनिया के कोने में क्या पता, है ना। तो बहुत सारी ट्राइब्स होती है। अच्छा, मीनास के बारे में भी आपने सुना होगा ना। ये एक ऐसी ट्राइब है जिसका मतलब क्या ही बताया जाए। अंग्रेज़ों के ज़माने में 1871 में 1871 में एक ड्रैकोनियन एक्ट आता है जिसको क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट कहते हैं। इस क्रिमिनल ट्राइब एक्ट ने मीनास जैसे कई सारी ट्राइब्स को दोषी माना कि ये ऑर्गेनाइज क्राइम करते हैं और ये हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं। कई सारी मूवीज़ भी आपकी बनी है इस थीम के ऊपर, है ना, क्रिमिनल ट्राइब्स के ऊपर। जैसे जय भीम करके एक मूवी थी, मैंने कोविड के आसपास में देखी, अब वो आई कब थी मुझे नहीं पता। दक्षिण भारत के एक अभिनेता हैं, एक एक्टर हैं, साउथ इंडियन एक्टर, जिनका नाम है सूर्या। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ही बिलोंग टू तमिल इंडस्ट्री, ठीक है ना, जहाँ से रजनीकांत साहब, लेजेंडरी रजनीकांत साहब भी आते हैं। तो इनकी मूवी में भी, जय भीम में भी उस चीज़ को हाईलाइट किया गया है। डेली क्राइम्स करके एक शो है, उसके शायद मेरे ख्याल से सेकंड सीज़न के अंदर में भी क्रिमिनल ट्राइब्स के एंगल के ऊपर कवरेज, और भी इधर उधर आप कई सारे जगहों पे ये चीज़ को देखते हो। तो मीनास की ट्राइब 1871 में क्रिमिनल ट्राइब की थी, इसको रखा गया था श्रेणी में। आज़ादी के समय 46 में, 1 साल पहले, एक प्राइवेट मेंबर बिल को लाया गया पार्लियामेंट में, जिसने कहा कि भाई ये स्टिग्मा हटाने की ज़रूरत है। ये जो स्टिग्मा ट्राइबल्स के ऊपर है ना भारत के, इसको हटाने की ज़रूरत है। बहुत समय से ये हो गया और ये ट्राइब्स भी काफ़ी सुधर चुकी हैं। एक इनको मौका हमें देना है। ये दाग इनके ऊपर रहेगा तो कई बार जो क्रिमिनल नहीं होते उनके अंदर भी क्रिमिनल टेंडेंसी आ जाती है। किसी को बार बार चोर कहोगे, चोर नहीं भी है तो सोचेगा भाई सज़ा तो मुझे ही मिल रही है, उससे बेटर कर ही लो। हाँ, तो इस चीज़ को कंसीडरेशन में लेने के लिए अनंत शयनम अयंगर साहब, जो भारत के पहले डिप्टी स्पीकर और दूसरे स्पीकर बने, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी को बनाई गई जिसको अयंगर कमीशन कहा गया, और इसके रिकमेंडेशन के बेसिस पे क्रिमिनल ट्राइब एक्ट ऑफ 1871 को रिपेल कर दिया गया। बाद में भी काफ़ी सारी दिक्कतें थी कि भैया अब एक्स क्रिमिनल ट्राइब क्यों कह रहे हो, अभी भी वो क्रिमिनल वर्ड है। हैबिचुअल ऑफेंडर भी क्यों कह रहे हो, ऑफेंडर वर्ग भी नेगेटिव वर्ड है। तो काका कलेकर कमीशन के रिकमेंडेशन के बेसिस पे इन्हें हमने डी नोटिफाइड ट्राइब यानी कि डीएनटीज कहना शुरू कर दिया। तो मीनाज एक काफ़ी फेमस ट्राइब है। सपेराज की ट्राइब के बारे में, सपेराज के ग्रुप के बारे में आपने सुना होगा, जो टिपिकली स्नेक चार्मर्स होते हैं, वो भी इसमें आते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही साउथ में भी एक ट्राइब है जो स्नेक चार्मर के लिए के वर्क के लिए काफ़ी फेमस है। ऑलराइट, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में उसका नाम ज़रूर बताइएगा। हम जब द्रविड़ साउथ इंडियन ट्राइब पे पहुंचेंगे तो उनका जिक्र करेंगे, ठीक है। येरकुला, येनाड़ी जैसी साउथ की कई सारी ट्राइब आंध्र के रीजन के आसपास मिलती हैं और भी नेबरिंग स्टेट्स में है। ये भी आपकी क्रिमिनल ट्राइब के कैटेगरी के अंदर में आती थी। नट्स या जिनको कंजर्स भी बोलते हैं, इनकी ट्राइब भी आप देखोगे, डोम्स है, बावरिया है, ये सारी ट्राइब क्रिमिनल ट्राइब के कैटेगरी में एक ज़माने में आती थी। आज हम इनको डीएनटीज कहते हैं, ठीक है। और इनमें से कई सारे से मीनास को आप देखोगे सिविल सर्विसेज और बाकी अलाइड सर्विसेज में, वाइट कलर जॉब्स में इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया, ठीक है ना। बहुत सारे सिलेक्शन, बहुत सारे आपको इवन टॉपर्स दिखाई देंगे पिछले 8-10 सालों के अंदर में। चलिए, तो गोंड्स यहाँ भी पाए देखने को मिलेंगे आपको, भील्स भी मिलेंगे, बहुत सारे स्टेट्स में ये आपको मिलते हैं, ठीक है ना। ये पूरा जो क्लस्टर है ना, बिहार का, उड़ीसा का, झारखंड का, छत्तीसगढ़ का, यूपी का, मध्य प्रदेश का, इसमें कई सारी कॉमन ट्राइब्स हैं जिनका नंबर एक दूसरे स्टेट में ऊपर नीचे होता है ना। जैसे मुंडास भी इसी क्लस्टर में आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ में संथल ट्राइब, जिससे हमारी प्रेजेंट प्रेसिडेंट बिलोंग करती हैं, द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है ना। और संथल रिबेलियन को आप कैसे भूल सकते हो, 1857 के रिबेलियन से जस्ट पहले बहुत बड़ा एक ये रिबेलियन देखने को मिला था। सीधू कानू मुर्मू के किस्सों के बारे में आपने सुना होगा। मुंडास रिबेलियन ऑफ 1890s, कैसे आप भूल सकते हो, बिरसा मुंडा साहब ने क्या एक जो रेबल कॉलोनियल ऑपरेशन के अगेंस्ट में दिखाया था, ठीक है ना। तो ये भी ट्राइब आपको देखने को मिलती हैं इस रीजन में। हो की ट्राइब है यहाँ पर, ओराओं की ट्राइब है यहाँ पर, इसके साथ साथ बिरहुर की ट्राइब को भी इस रीजन में आप देखोगे। साउथ इंडिया में बहुत सारी ट्राइब्स हैं, येरकुला है, येनाड़ी है, येरावा है, ठीक है ना। तमिलनाडु के रीजन में आपको बड़ी फेमस ट्राइब्स लाइक टोडाज, कोटाज। टोडास तो आप मेरे ख्याल से आप में से कभी आपने देखा भी होगा, आपको पता नहीं चलेगा क्यों। ये आपको तमिलनाडु के रीजन में ऊटी करके एक हिल स्टेशन है, वहाँ पर देखने को मिलते हैं, है ना। कोयम्बटूर से आप लगभग 2-3 घंटे की राइड लेते हो और आप कुनूर होते हुए इस जंक्शन पे पहुंचते हो, और उसी के नेबरिंग में कोटागिरी का भी आपको एरिया देखने को मिलता है। यहाँ पर ये टोडाज और कोटास की ट्राइब देखने को मिलती हैं। साथ साथ में बडागास भी हैं, और बडागास के साथ में कुरुम्बा हैं।
कुरुम्बा के साथ में इरूला हैं, या इनको इरूलर भी बोला जाता है। इन्हीं को नीग्रोट एलिमेंट के साथ में जोड़ा था BS गुहा साहब ने, और यही वो ट्राइब जिसकी अभी बात कर रहे थे कि स्नेक चार्मर्स हैं। भारत में बहुत बड़ा इनका कंट्रीब्यूशन है। जो एंटी वेनम आप बनाते हो ना, उसके लिए भी आपको वेनम की ज़रूरत पड़ती है, तो स्नेक चार्मर के तौर पे काम करते हैं। और हमारे प्रोक्योरमेंट ऑफ स्नेक वेनम फॉर दी मेकिंग ऑफ एंटी वेनम में इनका काफ़ी ज़्यादा रोल है। बाकी भी चीज़ करते हैं। रैट कैच करने में बड़े माहिर हैं ये, चूहों को पकड़ने में। इस एरिया के अंदर में चूहे मतलब कितनी लाखों की करोड़ों की जो क्रॉप्स हैं, कल्टीवेशन है, उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। यहाँ पर वे फ्यूमिगेशन के मेथड के थ्रू, धुएं के थ्रू उनको वहाँ पर पकड़ते हैं, मारने की मतलब पकड़ने की कोशिश करते हैं, और उसमें बड़े सक्सेसफुल भी है, बड़े जाने जाते हैं। हनी कलेक्शन भी करते हैं। हनी कलेक्शन की बात आई तो एक ट्राइब है आपकी साउथ में, सोलिगास की ट्राइब, इसको कैसे भूल सकते हैं, है ना। ये सारी ट्राइब आपकी साउथ इंडिया की कुछ मेजर ट्राइब हैं। साथ ही साथ में जो हमारा अंडमान निकोबार है ना, ये भी कम नहीं है। यहाँ पर टोटल आपको 6 मेजर ट्राइब दिखाई देती हैं, और इन 6 मेजर ट्राइब में से 5 ट्राइब आपकी PVTG की कैटेगरी में आती हैं। कौन से ग्रुप्स हैं यहाँ पर? ओंगेज हैं, जरावाज हैं, ठीक है ना, ओंगेज, जरावाज, साथ साथ में आपका निकोबारीज, ग्रेट अंडमानीज, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, जगह थोड़ी सी कम है, शोम्पेन, और द वेरी फेमस इन फेमस सेंटिनलीज की ट्राइब भी यहाँ दिखाई देती है। वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट आइसोलेटेड ट्राइब्स। 2004 में सुनामी के दरमियान रेस्क्यू हेलीकॉप्टर जब इनके पास जाने की कोशिश किए मुआयना करने के लिए, तो उसके ऊपर भी फायरिंग करने लगे। फायरिंग मतलब बो एंड एरो को शूट करने लगे, बो एरो फायर करने लगे उसके ऊपर। कोविड से जस्ट पहले एक क्रिश्चियन मिशनरी या एक स्टूडेंट, जॉन एलन चाओ करके एक सदस्य इंसान थे, जिन्होंने बिना परमिट इलीगली उस एरिया में जाना मना है, कोई भी जा नहीं सकता, हम आप नहीं आ सकते हैं, नॉर्थ सेंट्रल आइलैंड के इस इलाके के अंदर में, जहाँ पर ये ट्राइब सेंटिनलीज हैं, जिनका नंबर 50 से भी कम है ना। इनफैक्ट अंडमान निकोबार की जो टोटल पॉपुलेशन है ना ट्राइबल्स की, वो 1000 के आसपास ही, 1000 से बहुत ऊपर नहीं है। ऐसे 2 ही ग्रुप है जिनका नंबर 250 के ऊपर है, ठीक है ना। तो टोटल नंबर ये 1500 के अंदर अंदर है, 1000 to 1500 बीच के में एस्टिमेट किया था। अब सेंटिनली से उतना कॉन्टैक्ट नहीं है, तो उनका एग्जैक्ट एस्टिमेशन नहीं हो पाता है। ये माना जाता है कि 50 के नीचे का नंबर सेंटिनलीज का आपको देखने को मिलेगा। तो जॉन एलन चाओ वहाँ पर पहुँचे थे, और बाद में वो नहीं आए, माना गया कि उनकी सिर्फ लाश आई। अभी कुछ समय पहले अखबार के पन्नों में कुछ सुर्खियाँ थी कि शायद वो भी जिंदा है, जॉन एलन चाओ साहब, ठीक है ना। तो जो भी बात है, कई सारी उसके ऊपर कभी वीडियो बनाएंगे डिटेल में, क्या हुआ कैसे हुआ। तो ये आपकी साउथ इंडिया की अंडमान निकोबार के रीजन की जो मेजर ट्राइब्स हैं वो यहाँ पर आती हैं, ठीक है ना। और कौन सी ट्राइब हम यहाँ पर लेते चले? नॉर्थ ईस्ट में आ जाते हैं, ये रीजन रह गया भाई। वेस्ट में हमने बात कर ली, गुजरात, राजस्थान जैसे इलाकों के अंदर में। हमने सेंट्रल इंडिया में, नॉर्दर्न इंडिया में, ईस्टर्न इंडिया में और सदर्न इंडिया में और आइलैंड ग्रुप में भी बात कर ली। नॉर्थ ईस्ट रह गया। तो नॉर्थ ईस्ट इज़ ऑल्सो अ होम फॉर सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल ट्राइब्स इन टर्म्स ऑफ देयर कल्चरल डाइवर्सिटी एंड अदर फीचर्स। तो यहाँ पर खासीस का नाम, यहाँ पर गारोस का नाम, यहाँ पर जैंतियास का नाम जो मेघालय की ट्राइब हैं, नागाज जो कि नेबरिंग कुछ 3-4 स्टेट्स में मिल जाती हैं। ज़्यादातर पॉपुलेशन इनकी आपको नागालैंड में डेफिनेटली मिलेगी, मणिपुर में भी इनकी पॉपुलेशन अच्छी खासी मिल जाती है वहाँ पर। मीज़ोस की पॉपुलेशन, मीज़ोस की क्या बात करें, आपको शायद पता होगा अगर आप हमारे वीडियोस को फॉलो करते हो। मीज़ोस की ट्राइब वो ट्राइब है जिसने एक रिवोल्ट को, एक एथनिक रिवोल्ट को शुरू किया था, एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट को शुरू किया था। एक सॉवरेन क्रिश्चियन स्टेट की डिमांड हो रही थी, और ये डिमांड शुरू होती है नेहरू जी के समय से, और ये डिमांड ख़त्म होती है, मतलब डिमांड ख़त्म क्या होती है, एक एग्रीमेंट बनता है राजीव गांधी जी के समय पे, ठीक है ना। लालडेंगा करके साहब थे, मणिपुर के आसपास के इलाके में, खासकर ये मिज़ोरम का जो बेल्ट है, यहाँ पर जो आपका बैम्बू होता है ना, हिंदी में बांस कहते हैं नॉर्थ इंडिया में, इसकी एक वैरायटी आपको देखने को मिलती है ना। जिसका मेरे ख्याल से, अगर मैं साइंटिफिक नाम सही से याद कर पा रहा हूँ, तो मेलोकाना बेसिफेरा है। अब लाइक मोस्ट ऑफ द बैम्बूज, ये वंस इन अ वाइल, लंबे समय बाद लाइफ टाइम में फ्लावर करता है, ठीक है ना। और जब भी ये कुछ 45-50 साल के अंदर में जब ये फ्लावर करता है, तो इसके सीड्स रैट्स के लिए, चूहों की जो पॉपुलेशन है उसके लिए एक पार्टी का इवेंट बनाते हैं। वो इसके ऊपर फीड करने लगते हैं, इसके सीड, इसके फ्लावर्स के ऊपर, ठीक है ना, खासकर सीड्स के ऊपर। साइंटिफिक रिसर्चर्स बताती हैं कि इनका उनकी फर्टिलिटी के ऊपर एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट है। बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड में बहुत तेज़ी से इनकी पॉपुलेशन रैट्स की बढ़ जाती है। पॉपुलेशन बढ़ जाती है चूहों की, तो ये फील्ड पे अटैक करते हैं। जैसे हमने बोला ना कि यहाँ पर आपकी जो ट्राइब है, ये कुरुम्बा की ट्राइब, कुरुम्बा की नहीं, इरूला की ट्राइब,
इरुला की ट्राइब रैट कैचिंग करती है, तो अक्सर ये फील्ड के लिए पिग्स हो गए और ये रैट्स हो गए ना, बड़ा मतलब आफत मचाते हैं ऐसे जगहों में। तो बहुत हालत ख़राब हो गई, फेमाइन लाइक सिचुएशन आ गई, कई लोग की डेथ हुई, कई लोग बीमार हुए, है ना। इकोनॉमिकली भी बहुत ज़्यादा लॉस आपको देखने को मिला। ये चीज़ के लिए वहाँ की जो लोकल बॉडीज़ थी, जो एल्डर्स थे वहाँ के मीज़ो लोग, इन्होंने असम की गवर्नमेंट को, बिकॉज सब असम के अंदर ही आता था पहले, आप देखोगे ना, चाहे अरुणाचल हो चाहे मिज़ोरम हो, तो उन्होंने रीच आउट किया था, पर असम की गवर्नमेंट ने इसको इग्नोर किया कि भाई बूढ़े लोग हैं, ट्राइबल लोग हैं, इनका सुपरस्टिशन होगा, अंधविश्वास होगा, नहीं माने, और ये चीज़ हुई। इससे लोग बहुत नाराज़ थे। उसी समय एक बॉडी हुआ करती थी मीज़ो नेशनल फेमाइन फ्रंट, उसने बड़ा राहत का काम किया, बड़ी लोगों को हेल्प की, उससे सिंपैथी और सपोर्ट काफ़ी हुआ, गेन हुआ, और उसके जो लीडर थे पीयू लारडेंगा साहब ने इस मीज़ो नेशनल फेमाइन फ्रंट को बदल के मीज़ो नेशनल फ्रंट MNF बनाया और डिमांड की कि हमें एक सॉवरेन क्रिश्चियन नेशन चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया। वाई? बिकॉज हमारी डिमांड्स को अनदेखा किया जाता है, हमारे इंटरेस्ट के बारे में नहीं सोचा जाता है। लैंग्वेज के तौर पे भी बहुत सारे इश्यूज़ थे, हम डिटेल में जाएंगे तो बहुत सारे इश्यूज़ थे इस मूवमेंट के पीछे। बहरहाल ये 59-60s के आसपास से, नेहरू जी जब अपने अंत के साल में थे, देश चाइना के साथ युद्ध लड़ने वाला था, और फिर हार्ट अटैक से 64 में नेहरू जी की 27 मई के आसपास में डेथ भी हो जाती है। तो बड़े सारे टर्नओवर इवेंट हो रहे थे। शास्त्री साहब आए, उनकी भी डेथ हुई आकाश में। इंदिरा गांधी जी आई, शुरुआत के पीरियड समय संभालने में लगा, टर्मोइल सम था, कांग्रेस के अंदर सिंडिकेट एक्टिव था, उसको डिसमेंटल करना, फिर आगे बांग्लादेश के साथ में लड़ाई शुरू हो गई, बड़े सारे इश्यूज़ थे। बांग्लादेश मतलब ईस्ट पाकिस्तान लिबरेशन से पहले, बांग्लादेश के क्रिएशन से पहले जो ईस्ट पाकिस्तान था, चाइना था, वो भी सपोर्ट कर रहा था इनकी MNF की इस मूवमेंट को। और इंदिरा गांधी जी को, जैसा कि कहा जाता है, आयरन लेडी, न भूतो न भविष्यता, ऐसी प्राइम मिनिस्टर जो कि आयरन लेडी कहलाती है, और डिसीजन के लिए अपने जाने जाती हैं कि अगर सोच लिया है, ठान लिया है, तो फिर करके दिखाना है। उन्होंने पहली बार ऐसा मौका आया कि एयर स्ट्राइक करना पड़ा भारत को अपनी टेरिटरी के ऊपर, मूवमेंट के अंदर में जो वायलेंस थी उसको सप्रेस करने के लिए। लोग जो वहाँ पर जुड़ रहे थे उस मूवमेंट के साथ में, जाने अनजाने में उनको वहाँ पर अलग करने के लिए भी, लारडेंगा साहब जो लीडर थे वो तो भाग गए वहाँ से उस समय, अंडरग्राउंड ज़्यादा समय बिताने लगे। इंदिरा गांधी जी की भी डेथ हो जाती है फाइनली, राजीव गांधी जी का समय आता है और गृह सचिव RD प्रधान को जिम्मेदारी मिलती है सारी चीज़ों को देखने की। इसमें बहुत समय लगता है और फाइनली जा कर के, और RD प्रधान साहब थे ना गृह सचिव, उनका लास्ट डे था, तब जा कर के मिड 80s में एक अकॉर्ड साइन होता है जिसको मीज़ो अकॉर्ड कहते हैं, और ये चीज़ होती है। तो ये इतना बड़ा, हर एक ट्राइब का अपना किस्सा है, हम जब जाएंगे ना तो इसमें 6 घंटे का लेक्चर चला जाएगा, ऐसे ऐसे किस्से हैं इन ट्राइब्स के। तो खासी हो गया, नागाज़ हो गया। अच्छा, अपातनीज़ की अभी हमने ये फ़ोटो ही लगी हुई, इनको कैसे इग्नोर कर दें। अपातनीज़ हैं एक ऐसी ट्राइब जो ओपीएम, जानते हो ना आप, ओपीएम के कंजम्पशन से, जिनका नंबर 40-50 हज़ार से कुछ हज़ार में, सैकड़ों में आ गया। ओपीएम का फर्टिलिटी पे इतना बुरा इफेक्ट रहा, है ना। कौन सी ट्राइब है? सिंगपो ट्राइब, अरुणाचल के रीजन में आपको देखने को मिलती है। तो ये ट्राइब भी आपकी काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्राइब आपको देखने को मिलेगी, प्लस बहुत सारी और ट्राइब हैं, आप एक एक का नाम लेंगे तो ये चार्ट बढ़ जाएगा। अब इन ट्राइब्स की कुछ स्पेसिफिक हम प्रैक्टिसेस के बारे में बात करेंगे, फिर इनकी इकॉनमी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। वी हैव टू सेलेक्ट दिस, आई बिलीव नाउ वी कैन मूव अहेड। यस, अब मैरिज की बात करते हैं। ट्राइबल के कल्चर, हर कल्चर में मैरिज तो है ही, मैरिज में बड़ी सारी वेरिएशन ट्राइबल्स के दिखाई देते हैं। जैसे कुकीज़ की जो ट्राइब है ना मणिपुर में, अभी जो मणिपुर में दंगे हो रहे थे, तो उसमें 2 ग्रुप थे। एक तो मेतेज़ का ग्रुप जो इम्फाल वैली में है, थोड़ा सा डेवलप्ड रीजन है, कंपैरेटिवली अगर आप देखो तो ज़्यादा हिंदुज़म का इन्फ्लुएंस वहाँ पर लोगों पर का दिखेगा। जबकि जो हिल एरियाज़ है वहाँ पर प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं ज़्यादातर, जो असली ट्राइब्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगी वहाँ पर। एरिया डेवलपमेंट के लिहाज से काफ़ी पिछड़ा है कंपेयर टू इम्फाल वैली रीजन, और वहाँ पर नागाज़, कुकीज़ और जूमीज़ जैसी जो ट्राइब्स आपको देखने को मिल रही हैं। तो ये कुकीज़ थे जो मेतेज़ के अगेंस्ट में उनकी डिमांड को मतलब रजिस्ट कर रहे थे, और इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट आया था। एक लोग मांग रहे थे, दूसरा कह रहा था नहीं भाई, तुम्हारे पास तो ये राइट है नहीं, तुम गलत मांग रहे हो। तो ये चलता रहा मणिपुर के रीजन में। तो कुकीज़ की ट्राइब में हिस्टोरिकली एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, इनमें से कई सारी प्रैक्टिस अब या तो बहुत कम, रेयर, या कुछ ग्रुप्स और विलेजेस तक ही सीमित रह गई, फैमिलीज तक। ये वाइड स्प्रेड फिनोमेना नहीं है, लेकिन एथनोग्राफिकली जो रिकॉर्ड किया गया, फॉर एग्जांपल अब हम लोग में से भी कई सारे लोग आप देखोगे, जो जेंजी है आज का, वो बहुत ज़्यादा मंदिर में, भक्ति में, प्रसाद चढ़ाने, मंदिरों के दर्शन में, इन सब चीज़ में नहीं जाता। तो क्या आप उनको हिंदू कहना मानना बंद कर दोगे? नहीं कर सकते हो, है ना। हो सकता है कई सारे लोग जो बाहर हो या दूसरे हो, इस्लाम को फॉलो करते हो,
वो 5 वक्त की जो नमाज है वो ना शायद कर पा रहे हो किसी भी वजह से, डेमोग्राफी, पॉपुलेशन, रीज़न, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। तो क्या आप उनको मुस्लिम्स मानना बंद कर दोगे? कोई अगर चर्च नहीं जा पा रहा है तो आप क्या उसको क्रिश्चियन नहीं मानोगे, है ना? तो वैसे तरीके से हम नहीं देखते हैं, हम जो ट्रेडिशनली इनकी प्रैक्टिस रही है उसके बारे में बात कर रहे हैं। अभी हो सकता है वो कम हो गई हो या ना देखने को मिले। पहला है प्रोबेशन, इसी की शुरुआत में मैंने बात की थी। लिव इन रिलेशनशिप से मिलता जुलता है, क्योंकि इसके बीच में अगर एक बॉय इंटरेस्टेड है एक फीमेल के साथ में मैरिज करने का तो पेरेंट्स को अप्रोच करेगा और इनके लिए एक न्यू क्वार्टर को, टेम्प्रेरी सेटलमेंट को वहाँ पर इरेक्ट किया जाता है और उसमें ये साथ में समय बिताते हैं, एक दूसरे के साथ में कंपैटिबिलिटी को टेस्ट करते हैं, टेम्परामेंट, चॉइसेस, सारी चीज़ें, बिलीव्स, आइडियाज़ मैच करते हैं। शॉर्ट में सिंपल भाषा में कहें तो वाइब अगर मैच कर जाती है तो मैरिज में कन्वर्ट हो जाती है बाद में, ठीक है ना, प्रोबेशन खत्म हो जाता है। और अगर वाइब मैच नहीं करती है तो फिर सेपरेट हो जाएंगे और इसके लिए कंपनसेशन के तौर पे कुछ चीज़ें, कुछ एनिमल्स या कुछ कैश या काइंड में जो बॉय है वो कंपनसेशन प्रोवाइड करेगा। सिमिलरली मैरिज बाय कैप्चर, अगवा कर ले जाना, उठा ले जाना, महाभारत में ऐसी मैरिज का जिक्र है। देखिए कई बार हम क्लास में पढ़ाते हैं ना, बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, कहते हैं सर कृष्ण जी की मैरिज, भीष्म पितामह की मैरिज, इसको हम किस कैटेगरी में डालें? मतलब भीष्म पितामह की तो मैरिज नहीं हुई, भीष्म पितामह ने अपने स्टेप ब्रदर के लिए, विचित्रवीर्य के लिए, सत्यवती के जो बेटे थे और हस्तिनापुर की गद्दी पे जो विराजमान थे, उनके लिए मैरिज के लिए 3 प्रिंसेस अबडक्ट करके ले आई थी, अंबा, अंबिका और अंबालिका। तो कौन सा किस कैटेगरी में? भीष्म पितामह ने जो एबडक्शन किया था विदाउट द विश ऑफ द फादर ऑफ द गर्ल्स और द गर्ल्स किया था, फोर्स का, माइट का इस्तेमाल किया था, ताकत का इस्तेमाल किया, भाई ताकत हो तो रोक लो, मैं तो लेके जा रहा हूँ अपने भाई के लिए मैरिज के लिए, ठीक है, भरे स्वयंवर से उठा करके तो लेते गए। ये मैरिज बाय कैप्चर है, कैप्चर किया, फोर्स का इस्तेमाल यहाँ पर किया। और एक दूसरी इससे मिलती जुलती मैरिज होती है जिसको आप मैरिज बाय, कहीं पे लिखा हुआ इलोपमेंट, शायद दिख रहा है आपको कहीं, कैप्चर, परचेज, सर्विस एक्सचेंज, इलोपमेंट, ये रहा मैरिज बाय इलोपमेंट। ये वो है जहाँ पर यूजुअली फीमेल की सहमति होती है और इसको कहते हैं साथ में भाग जाना। ये है उठा करके ले जाना, अगवा कर लेना, एबडक्शन टाइप ऑफ। इलोपमेंट के अंदर में क्या है, भाग जाना साथ में, है ना, मूवीज़ में ऐसे भाग गए लड़के लड़की, तो उस तरीके से कृष्ण जी की जो मैरिज थी रुक्मणी जी के साथ में, वो इलोपमेंट का एग्जाम्पल के तौर पे रखी जा सकती है, बिकॉज रुक्मणी जी की विश थी, इट वॉज नॉट अगेंस्ट हर विश। ऑलराइट, सिमिलरली अर्जुन की भी जो मैरिज है उसको भी आप इस कैटेगरी के अंदर में रखते हो, ठीक है ना। अब आप बताइए चैट बॉक्स में कौन सी है अर्जुन की मैरिज, बिकॉज अर्जुन की तो बहुत सारी मैरिजेस हैं, सुभद्रा जी के साथ में भी है, द्रौपदी जी के साथ में भी है, उल्पी जी के साथ में भी, चित्रांगदा के साथ में भी, बहुत लोगों के साथ में, तो आप बताइए कौन से किसके साथ में, ठीक है। अच्छा, ये कैप्चर 2 तरीके के होते हैं, एक फिजिकल कैप्चर और एक सेरेमोनियल कैप्चर। सेरेमोनियल कैप्चर असली कैप्चर नहीं होता है, वहाँ पर एक जैसे मॉक एक्टिंग की जाती है ना थिएटर में, जैसे किसी चीज़ को, रामलीला को दिखाया जा रहा है, किसी और चीज़ को दिखाया जा रही है, तो इट इज़ मेयर इनएक्टमेंट, इट इज़ नॉट एक्चुअली हैपनिंग। सो कई बार कैप्चर सेरेमोनियल भी होता है और ये पास्ट के रेमिनिसेंसेस के तौर पर देखा जाता है, ठीक है ना, जो पास्ट के बचे हुए हिस्से हैं उसके तौर पर इस चीज़ को देखा जाता है। खारियाज की, बिरहुर्स की, नागाज की, हो, भील और गोंड्स की पॉपुलेशन में ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ज़्यादातर ट्राइब आपकी झारखंड की है, उड़ीसा के आसपास की ट्राइब है आपकी, ठीक है ना, मध्य प्रदेश की ट्राइब है, और कुछ नॉर्थ ईस्ट की ट्राइब है, जैसे नागाज की ट्राइब करोगे, नागाज को छोड़ के बाकी सब सेंट्रल ईस्टर्न इंडिया की ट्राइब है। कैप्चर का रीज़न क्या रहता था मैं आपको बताऊं, कुछ एथनोग्राफर्स ने स्टडी किया है और पाया है कि पास्ट में इन जगहों पर फीमेल इन्फेंटिसाइड की प्रैक्टिस होती थी, क्योंकि कभी भी अगर टर्बुलेंस है, कभी भी किसी भी समय में अगर आप देख रहे हो, ऐसा समय अगर आपको मिलता है कि प्रोडक्टिविटी काफ़ी गिरी हुई है, फेमाइन लाइक सिचुएशन आपको आते हुए देखने को मिल रही है, तो जो अनरिसोर्सफुल मेंबर है, और पास्ट की इकोनॉमी में मेल ज़्यादा रिसोर्सफुल होते थे बिकॉज मसल पावर की ज़रूरत थी, दिमाग अभी उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, ठीक है ना। आज के समय, आज तो मसल पावर की ज़रूरत कम है, ज़्यादातर दिमाग की ज़रूरत है आपको, ठीक है ना, सर्विस सेक्टर डोमिनेंट आपको दिखाई दे रहा है। मैं जो काम कर रहा हूँ, इकोनॉमिक एंगेजमेंट है, मैं भी आप दिमाग का इस्तेमाल करके बोल रहा हूँ आपको, है ना, मसल पावर तो दिखा नहीं रहा, लड़के तो दिखा नहीं रहा बॉक्सिंग करके आपको। तो आज का समय अलग है, पहले का अलग है। तो फीमेल वर नॉट चोजन एज अ प्रायोरिटी मेंबर, इन्फेंटिसाइड उनका देखने को मिलता था, बच्चियों को मार दिया जाता था। क्यों? क्योंकि फेमाइन लाइक सिचुएशन में रिसोर्स कम है, लोग ज़्यादा हैं, तो क्या तरीका है, अब रिसोर्स तो बढ़ा नहीं सकते हो आप, नेचर के साथ तो कुछ कर नहीं सकते हो, क्या है, आप नंबर कम कर सकते हो, तो फीमेल को मार के नंबर कम किया गया। इससे प्रॉब्लम आने लगी कि भाई मेल का नंबर ज़्यादा हो गया, फीमेल का कम हो गया। तो उसका एक सॉल्यूशन था कि भाई अपनी अपने जो पसंद की फीमेल्स हैं उनको लेकर के कैप्चर करके भाग जाओ। तो ये कुछ रीज़न बताए जाते हैं। अच्छा, दूसरा रीज़न ये भी है यहाँ पर कि ट्राइबल्स के बीच में ना डावरी का जस्ट उल्टा कंसेप्ट होता है, जिसको ब्राइड प्राइज या ब्राइड वेल्थ आप कहते हो, ठीक है ना। इवांस प्रिचर्ड हैं, वो उसको ब्राइड वेल्थ बोलते हैं और शुरुआत में ब्राइड प्राइज टर्म बोला जाता था। इसमें होता क्या है कि जो लड़के के परिवार वाले हैं वो लड़की की फैमिली को
गिफ्ट्स और पैसे जो हैं वो वहाँ पर देंगे, ठीक है ना। डावरी का जस्ट उल्टी डायरेक्शन में चीज़ चल रही है। क्यों देंगे? रीज़न है बिकॉज सिंपल सोसाइटीज़ में हर एक मेंबर इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, और आप किसी की फैमिली से उसके मेंबर को ले जा रहे हो तो आप उसकी फैमिली को रिसोर्सफुली, इकोनॉमिकली, लेबर वाइज वीकर कर रहे हो, और वहीं आपकी फैमिली में आकर वो कंट्रीब्यूट करेगा लेबर को, उसके थ्रू जो बच्चे होंगे वो भी आपकी फैमिली को स्ट्रेंथन करेंगे। तो ये इस चीज़ के लिए आपको कंपनसेट करना चाहिए, और इसीलिए वो कंपनसेशन आपको देखने को मिलता है। ये मैरिज बाय कैप्चर का है। मैरिज बाय परचेज में क्या होता है? ब्राइड प्राइस का ही एक ये केस होता है, बहुत पॉपुलर है मैरिज बाय परचेज, बहुत सारी ट्राइब्स में आपको दिखाई देता है, ठीक है ना, कि ब्राइड प्राइस दे करके जो पार्टनर है या उसके फादर को, पेरेंट को ल्योर किया जाता है, ग्रीड का इस्तेमाल किया जाता है, और फिर वुमेन को गेन किया जाता है। रेंगमा नागाज और हो के बीच में देखने को मिलता है। रेंगमा नागाज के बीच में परचेज का जो अमाउंट है वो काफ़ी कम देखा गया है। होज जो सेंट्रल इंडिया, ईस्टर्न इंडिया ट्राइब, उसके बीच में काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। कई बार कॉम्पिटिटिव परचेज देखने को मिलता है, जहाँ कौन ज़्यादा पैसे देता है वो मायने रखता है। मैरिज बाय सर्विस, कई लोग के पास ब्राइड प्राइस हो सकता है देने के लिए पैसे ना हो, तो वो इंस्टेड उसके कुछ सर्विस करेंगे, है ना, लड़की के फादर के फील्ड पे आके कुछ काम करेंगे, उसकी इकोनॉमिकली कुछ हेल्प करेंगे एक स्टिपुलेटेड टाइम्स के अंदर में। जैसे कुछ ट्राइब्स के बीच में, नॉर्थ ईस्ट की कुछ ट्राइब हैं, जैसे पुरुम की सोसाइटी, इनके बीच में ये मणिपुर की ट्राइब है पुरुम, और यूपीएससी में एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शन में 2025 में इनका एक क्वेश्चन भी आया था इनके किनशिप्स एंड स्टफ के बारे में। पुरुम के बीच में 3 साल सर्विस करता है जो प्रोस्पेक्टिव ग्रूम होता है, ठीक है ना। बाकी बैगाज अगेन सेंट्रल इंडिया की ट्राइब है, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड के रीजन में। गोंड्स और भील्स के बीच में भी देखने को मिलता है। मैरिज बाय एक्सचेंज, जहाँ पर ब्राइड प्राइस अगेन पैसे कम हो, तो जो सूटेबल एज के पार्टनर्स हैं ना, मतलब एडल्ट्स हैं, उनको एक्सचेंज कर लो, है ना। आप अपनी फैमिली से जो सिस्टर है उसको दूसरी की फैमिली में भेजोगे फॉर मैरिज, और दूसरी की फैमिली की जो है डॉटर, उसको अपनी फैमिली में ले आओगे, एक्सचेंज हो गया, कोई ट्रांजेक्शन मॉनिटरी नहीं हुआ। देन मैरिज बाय म्यूचुअल कंसेंट है, प्रीटी मच लाइक लव मैरिज, बहुत सारी ट्राइब्स के बीच में देखने को मिलता है। मैरिज बाय इंट्रूजन, इंट्रूजन का मतलब क्या होता है? कहीं पे आप घुस जाओ ज़बरदस्ती, है ना। ये एक ऐसी प्रैक्टिस जहाँ पर विमेन, इफ शी वांट्स टू मैरी विद अ पर्सन एंड इफ द बॉय इज़ नॉट रेडी, वो जाकर के परसिस्ट करती है, उसके दरवाजे में बैठ रहती है, मिन्नतें करती है, उसको सेरेमोनियली कई बार डांटा जाता है, भगाने की कोशिश की जाती है, जो कल्चरल अब्यूजेस होते हैं ना वो भी दिए जाते हैं, इंसल्ट किया जाता है, ह्यूमिलिएट किया जाता है। इफ़ इवन आफ्टर ऑल दैट ह्यूमिलिएशन सी परसिस्ट, तो वहाँ पर सेरेमोनियली शादी करा दी जाती है। हो की ट्राइब के बीच में ये चीज़, सेंट्रल इंडिया की ट्राइब है, इसके बीच में इनको अनादर कहते हैं। अनादर डिसरिस्पेक्ट के लिए एक हिंदी टर्म होता है। बिरहुर में भी देखा जाता है, जो अगेन मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड के में ट्राइब पाई जाती है। अरेंज मैरिज बहुत मोस्ट ऑफ द ट्राइब में कॉमन रही है, कोई अलग बात नहीं। अच्छा, सुमी नागाज या सेमा नागाज, नागा के अंदर में सब ग्रुप है ना। एक नागा जो ट्राइब है वो बड़ी ट्राइब है, और उस ट्राइब के अंदर में बहुत सारे सब ग्रुप हैं अलग अलग रीजन में। सुमी नागाज या जिनको सेमा नागाज कहते हो, अंगामी, कोनियक, रेगमा, लोटा, है ना, आओ, बहुत सारे ग्रुप्स हैं यहाँ पर। तो इनके बीच में आप देखोगे विडो मैरिज या विडो मैरिज फॉर इनहेरिटेंस देखने को मिलता है। यहाँ पर अपनी मदर को छोड़ के, रियल मदर को छोड़ के, जो स्टेप मदर हैं उनके साथ में शादी हो रही है फादर की डेथ के बाद। क्यों हो रही है? बिकॉज रूल है कि भाई जो हस्बैंड की प्रॉपर्टी थी उसकी डेथ के बाद वाइफ के पास चली जाती है। तो दो कॉम्पिटिटर हैं, एक तो जो चाचा होंगे, है ना, वो कॉम्पिटिटर है, ही कैन ऑल्सो मैरी, तो उनको वो वेल्थ मिल जाएगी। जो स्टेप सन है अगर उसको चाहिए तो उसको स्टेप मदर से वहाँ पर मैरिज करना पड़ेगा। तो ये विडो मैरिज सेमा नागाज के बीच में देखने को मिलती है। मैरिज बाय ट्रायल, जैसे अर्जुन ने परीक्षा दी थी शादी के लिए ना, उसी तरीके से यहाँ पर भी परीक्षा होती है भील ट्राइब के बीच में, जहाँ पर एक ट्री को सराउंड करती हैं विमेन, उसका इनर सर्कल बनाती हैं, मैन उसका बाहर का सर्कल बनाते हैं, कई सारे डांस होते हैं, कार्यक्रम होता है। पेड़ के ऊपर एक कोकोनट और जैगरी गुड़ को उसके साथ में बांधा गया होता है। आपको ये सबको डॉज करके, बचा करके पेड़ पे चढ़ना है, और उसको जैगरी को लेकर के कंज्यूम करना है, और जो कोकोनट है उसको बर्स्ट करना है। मैरिज वहाँ पर पूरी मानी जाती है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग प्रैक्टिस देखने को मिलेगी भील्स के बीच में। और फीमेल्स भी जाने नहीं देंगी वहाँ पर, दे आर टीयरिंग द क्लोथ्स ऑफ द इंडिविजुअल, इंसल्टिंग, मार रहे हैं, वो जो ब्रूम होता है ना, ब्रूम से मारा जा रहा है। कई बार फ्लैश भी बाहर कर लिया जाता है, मतलब बॉडी, मतलब उसके ऊपर आप नेल्स से फ्लैश को यू आर टेकिंग इट आउट टू प्रिवेंट। तो ये ब्रेवरी का एक टेस्ट है कि ये सारी जो पेन है उसके बाद भी अगर कोई कर रहा है तो मैरिज वहाँ पर कन्फर्म मान ली जाती है। अब हम स्पेसिफिक रीजन की कुछ ट्राइब्स और उनके कुछ यूनिक प्रैक्टिसेस की बात करते हैं। ट्राइबल्स की इकोनॉमी, ट्राइबल्स का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो कई बार बड़ा अलग होता है मेनलैंड कम्युनिटीज़ या मेन स्ट्रीम सोसाइटीज़ के कंपैरिजन में। मार्शल सालिंस करके एक स्कॉलर हैं, इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा रिमार्क यूज़ किया है कि व्हाट किनशिप इज़ टू रेस्ट, मनी इज़ टू वेस्ट। पश्चिम की सभ्यताओं के लिए पैसे का जो महत्व है वो बाकी सभ्यताएँ
रिश्तेदारी नातेदारी को देती हैं, है ना। जैसे उन्होंने कहा है, ऐसे स्कॉलर्स ने कहा है कि सिंपल सोसाइटीज़ में, ट्राइबल सोसाइटीज़ में मैक्सिमाइजेशन जैसे जो प्रिंसिपल है ना, वो आपको ऑपरेट करते हुए नहीं दिखाई देंगे। मतलब क्या है कि सिंपल सोसाइटीज़ में अगर 2 घंटे में, 3 घंटे में आपका जो भी फील्ड पे, एग्रीकल्चर में, हंटिंग गैदरिंग में या पेस्टोरिज्म में जो भी काम था, अगर वो हो गया, दैट्स इट। हमारे यहाँ पे उसका अगला अंत, उससे अलग चीज़ दिखाई देती है। प्रॉक्सी का कल्चर है और साथ ही साथ में मून लाइटिंग का कंसेप्ट है ना। एक कंपनी के लिए इंसान काम कर रहा है, सोच रहा है साथ साथ दूसरी कंपनी का भी कुछ बीच में काम कर लूँ, डबल प्रॉफिट हो जाएगा। क्या है, मैक्सिमाइजेशन, जितना ज़्यादा हो जाए उतना फ़ायदा। वहाँ पर ये चीज़ नहीं दिखाई देती है। ऑलराइट, रेशनैलिटी वहाँ पर बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं देती, सोशल रिलेशन को ज़्यादा प्रेफर किया था। तो उनकी पॉलिटी अलग है, रिटर्न लॉज नहीं उनके पास। हमारी सोसाइटी में क्या है, आपको देखने को मिलेगा पहले के समय में स्मृतिज़ के लिहाज से, या फिर जो रूलर्स की पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन होती थी, वो एक तरीके से एक लीगल डॉक्ट्रिन के तौर पे वर्क करती थी। आज के समय में आपके कई तरीके के लेजिस्लेशंस हैं, कॉन्स्टिट्यूशन तो है ही है फ्रेमवर्क के तौर पे, बाकी कई सारे एक्ट्स हैं आपके पास, IPC, अब तो चलो भारतीय न्याय संहिता हो गया, ठीक है ना, BNS हो गया आपका। और इसको छोड़कर भी कई सारे जो इंडिविजुअल एक्ट्स हैं, ठीक है ना, वो आपके पास मौजूद है। लेबर राइट्स के लिए हैं, फैक्ट्री राइट्स के लिए अलग अलग फैक्ट्री लॉज अलग हैं, है ना। तो इस तरीके से बहुत सारे लॉज हैं, और रिटर्न लॉज है, कोडिफाइड है। इनके बीच के जो लॉज होते हैं वो अनकोडिफाइड है, ओरल ट्रेडिशन में मौखिक रूप से आगे बढ़ रहे हैं। तो इनकी प्रैक्टिसेस को हम देखते हैं जो पॉलिटिकली मैरिज से रिलेटेड और बाकी चीज़ों से इकोनॉमिक रिलेशनशिप को इनके हाईलाइट करती हैं। थारू की ट्राइब आपको बताया ना मैप के ऊपर, हमने कहाँ देखने को मिलती है, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के रीजन में ये ट्राइब काफ़ी कॉमन है। जेनेटिकली अगर बात करें, इनके बीच में आपको थैलेसीमिया का काफ़ी प्रेवलेंस देखने को मिलेगा, जो कि एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। और वो इनकी ट्राइब में मलेरिया से एक आपको रेजिस्टेंस शो करता है। तराई रीजन में रहने वाली ये ट्राइब है, और इस रीजन में बाकी आसपास में जो कम्युनिटीज़ हैं, उनके बीच में जेनेटिक स्टडी ने दिखाया है कि इनसे 7 गुना ज़्यादा, 7 टाइम्स ज़्यादा मलेरिया का प्रेवलेंस इनमें 7 गुना कम है। और उसको एट्रीब्यूट किया गया इनके बीच में थैलेसीमिया के कॉमन, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया जैसे जो कुछ हमारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं। जैसे सिकल सेल एनीमिया को भी आप सबने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पढ़ा होगा, जो UPSC के एस्पिरेंट हैं, साइंस वालों ने भी 10th 11th में बायोलॉजी में पढ़ा होगा, ठीक है ना। एक जेनेटिक म्यूटेशन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, जो एक पॉइंट म्यूटेशन का एग्जाम्पल है, जहाँ पर वैलिन जो है वो ग्लूटामिक एसिड को रिप्लेस कर रहा है ऑन द 6th पोजीशन ऑफ द बीटा ग्लोबिन चेन। और इसकी वजह से आपके जो हीमोग्लोबिन का आकार है वो बाइकॉनकेव से बदल करके, आई मीन RBC का आकार है वो आपका बाइकॉनकेव से बदल करके सिकल सेल के तरफ पे जा रहा है, क्रिसेंट लाइक, मून लाइक के तौर पे जा रहा है। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी और बाइंडिंग कैपेसिटी जो है काफ़ी सीवियरली हैम्पर होती है, और मलेरियल पैरासाइट के पेनिट्रेशन के चांसेस भी काफ़ी कम होते हैं। तो थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया का प्रेवलेंस काफ़ी बार मलेरिया अफेक्टेड रीजन में देखा गया, जो कि एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। ये उसका एक केस है। इसके साथ साथ इनका लॉ जस्टिस और सोशल कंट्रोल, क्रिमिनल प्रोसीजर बड़ा इंटरेस्टिंग है। फ्लावर की जो विल्टिंग होती है ना, मुरझा जा रहे फ्लावर, और साथ ही साथ रेड एंट बाइट को ये यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं ये डिसाइड करने के लिए कि कौन दोषी है, कौन निर्दोष है। यानी कि अगर जिसके ऊपर मैंने आपके ऊपर आरोप लगाया, आपको वहाँ बुलाया जाएगा। एक फ्लावर जो इनका ट्रेडिशनल फ्लावर है, काफ़ी ऑस्पिशियस माना जाता है, उसको ये लेकर के आएंगे। कई बार रेड एंट होती है, लाल चींटी होती है, उसको लाया जाता है। अगर उसने बाइट किया तो आप ठीक हो, बच गए। नहीं बाइट किया मतलब आप कल्प्रिट हो, आप गिल्टी हो। फ्लावर अगर जैसे था वैसा ही है, ठीक है। फ्लावर अगर विल्टिंग आपको देखने को मिलेगा थोड़े समय के बाद, तो आप वहाँ पर गिल्टी माने जाओगे, आपको एग्जाइल भेज दिया जाएगा, वनवास भेज दिया जाएगा, कम्युनिटी से निकाल भी दिया जाता है कई बार। खस ट्राइब जो कि एक नेपाली डिसेंट को वहाँ पर दिखाती है, ठीक है ना। नेपाल में भी कई सारे पॉपुलेशन इसकी देखने को मिलती है। इसी का एक सब ग्रुप है जौनसारी ट्राइब, जो उत्तराखंड में काफ़ी कॉमन है, जौनसार बवार के रीजन के अंदर में। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बाइट आपको देता हूँ, खस ट्राइब को ही बिलोंग करती हैं हमारी एक लीडिंग अभिनेत्री, शाहरुख खान से लेके बहुत सारे एक्टर्स के साथ में आपने देखा होगा, मनीषा कोइराला जी, कैंसर से फाइट करके एक सर्वाइवर हैं, जो कि बाहर आई हैं, और आपने काफ़ी सारी उनकी पुरानी मूवीज़ को ज़रूर देखा होगा, आनंद उठाया होगा। उनकी फैमिली एक पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करती है नेपाल में। इनके फादर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और आई थिंक इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, आई नीड टू बी गेट करेक्टेड, आप एक बार फैक्ट चेक कर लेना, साइंस एंड टेक मिनिस्ट्री को भी शायद वो देखते थे। साइंस एंड टेक मतलब जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन या साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उसको भी वहाँ पर शायद वो हेड करते थे। लेकिन इनके ग्रैंडफादर नेपाल के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। तो ये खस फैमिली के अंदर में एक इम्पॉर्टेंट मेंबर हैं ये सारी जो लोग हैं, ठीक है। इंडिया में बात करें तो उत्तराखंड में जौनसार ट्राइब देखने को मिलती है। इसकी पॉपुलेशन आपको लगभग
1,37,000 से ज़्यादा 2011 के सेंसस के हिसाब से देखने को मिलती है। ऑलराइट, और इनके बीच में पॉलीएंड्री का सिस्टम है। यहाँ पर पीपल बिलीव देमसेल्फ टू बी द डिसेंडेंट ऑफ द माइटी हीरोज एंड द फिगर्स ऑफ महाभारत। पांडवास के वंशज अपने आप को मानते हैं लोग, और पांडवास के बीच में पॉलीएंड्री, पॉलीएंड्री का मतलब क्या है, एक वेमेन और कई सारे हस्बैंड आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सिस्टम इनके बीच में काफ़ी कॉमन है, सिर्फ इन्हीं के बीच में कॉमन नहीं है, ये सेम सिस्टम कई बार आपको किन्नौरीज के बीच में कुछ ग्रुप में, तिब्बतन्स के बीच में आपको देखने को मिलता है, और साउथ में एक ट्राइब है टोडास जिसका हमने अभी बात किया ऊटी के रीजन में, उनके बीच में भी देखने को मिलता है। ये दो तरीके की होती है पॉलीएंड्री, एक फ्रेटर्नल एक नॉन फ्रेटर्नल। फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री का मतलब होता है सारे जो हस्बैंड है वो आपस में भाई भाई हैं। नॉन फ्रेटर्नल का मतलब होता है, या जिसको नॉन एडल्फिक भी कहते हो, उसका मतलब होता है आपस में भाई नहीं है, अलग अलग लोग हैं। जैसे पांडवों में क्या था, फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री थी, पर पांडवों के बीच में वो ट्रेडिशन या कस्टम नहीं था, एक यूनिक सर्कमस्टांसेस का प्रोडक्ट था उस तरीके की जो मैरिज थी। ये लोग उसको एक प्रैक्टिस, एक कस्टम के तौर पे लंबे समय तक फॉलो करते आए हैं। अच्छा, अब इसकी वजह से सेक्सुअल जेलिसी भी हो सकती है। वो सेक्सुअल जेलिसी इनके बीच में एक अपराध के तौर पे देखा जाता है ना। और जो इनहेरिटेंस है वो भी कलेक्टिव होता है, किसी इंडिविजुअल इंसान को यहाँ पर प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होती है, सारे भाई हैं तो सारे भाइयों को होती है। क्योंकि एक मेजर रीज़न इस पॉलीएंड्री का ये माना जाता है, अपार्ट फ्रॉम द कस्टमरी प्रैक्टिस इनहेरिटेड फ्रॉम महाभारत, मेजर जो रीज़न स्कॉलर्स ने देखा इकोलॉजिकल रीज़न था, वो इकोलॉजिकल फंक्शनल रीज़न, कि लैंड जो है ना इन एरियाज़ के अंदर में वो ऑलरेडी काफ़ी स्कार्स, लैंड होल्डिंग बहुत कम है इन लोगों के पास, और पूरी तरीके से उसके ऊपर डिपेंडेंट है इकोनॉमिक नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए। शादियों में अगर ब्राइड प्राइस आपको देना पड़ेगा, 5 भाई हैं, पांचों भाई की शादी होगी, मोस्ट ऑफ द ट्राइबल्स के बीच में ब्राइड प्राइस का सिस्टम है जो हमने बताया, डाउरी का अपोजिट है। अब आपको लैंड या कोई भी चीज़ रिसोर्सेज को देना पड़ा ब्राइड की फैमिली को, 5 भाई हैं, 5 शादियाँ हुई, 5 बार देना पड़ेगा, तो आपके पास क्या लैंड बचेगा, और अगर बचेगा भी तो बहुत ही फ्रेगमेंटेड लैंड होगा जो उतना ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं देखने को मिलेगा। तो लैंड को कंसोलिडेट करने के लिए और फ्रेगमेंटेशन से बचाने के लिए एक फंक्शनल इकोलॉजिकल प्रैक्टिस के तौर पे फॉलो किया जाता है। किन्नौर की ट्राइब में भुंड यज्ञ एक बड़ा फेमस है, यानी कई सालों में होता है, और एक 50-50 सालों में भी होता है, 4-5 डेकेड में, उसको भुंडा महायज्ञ भी कहता है। अभी कुछ समय पहले, कुछ सालों पहले आपको यहाँ देखने को मिला था, जहाँ पर एक क्लिफ से एक इंसान जो है वो रस्सी को, जैसे आप देखते हो ना, क्या कहते हैं वो एक्टिविटी को, आप लोग एडवेंचर जोन्स में करते होगे, ऋषिकेश में, उत्तराखंड में, मनाली में भी हिडिंबा टेम्पल के पीछे वाले रीजन में काफ़ी लोग करवाते हैं। कसोल बगल में जाओगे तो पार्वती रिवर के पास में है, आप जीवित तीर्थन की तरफ जाओगे तो तीर्थन रिवर बह रही है, उसमें भी कई लोग करवाते हैं। शायद वो रोप से स्लाइड करते हैं ना, पेट पकड़ करके एक लॉक लगा दिया था, चेन लगा दिया थी, और आप रिवर के ऊपर से फ्लो कर रहे होते हो, तो वैसा ही है, पर आप किसी रिवर के ऊपर से नहीं कर रहे हो, बहुत ही क्लिफ से, ऊंचाई से, पहाड़ की ऊंचाई से, नीचे पूरी खाई है और आप एक एंड से दूसरे एंड पे वहाँ पर जा रहे हो, ठीक है ना। रोप्स होती हैं, अब इतनी ज़्यादा कोई जैसे एडवेंचर जोन्स में जगहों पे मैं बता रहा हूँ, वहाँ पर सेफ्टी का काफ़ी ध्यान रखा जाता है, हार्नेस चेन्स जो होती हैं बहुत ही एडवांस सेफ्टी प्रिकॉशंस को वहाँ पर ध्यान में रख करके बनाई गई होती है। यहाँ पर बड़ी सिंपल तरीके से बनी होती है, सिंपल रोप्स हैं, है ना। तो ज़्यादातर एल्डर्स लोग इसके अंदर में आते हैं, और अगर कोई वहाँ पर गिर जाता है, इसको एक प्रॉक्सी ऑफ ह्यूमन सेक्रीफाइस की प्रैक्टिस है, तो उसका एक प्रॉक्सी के तौर पे दिखाई जाती है। अगर कोई बच जाता है तो माना जाता है कि ये डिवाइन ब्लेसिंग की वजह से इंसान बच गया, है ना। अगर गिरा नहीं खाई में, उसकी मृत्यु नहीं, तो माना डिवाइन ब्लेसिंग की वजह से बच गया, और उसकी जगह पर फिर शीप की या गोट की सेक्रीफाइस को दिया जाता है। किन्नौर की ट्राइब इनके बीच में देखने को ये प्रैक्टिस मिलेगी आपको। देन आपकी बोकपा की ट्राइब है, और इसको मिनारो भी कहते हैं, लद्दाख के रीजन में पाए जाने वाली कुछ ट्राइब में से एक है, और ये आर्यन ओरिजिनल जो पॉपुलेशन थी ना, आई थी, उसके ये लास्ट इंडिविजुअल्स या लास्ट मैन कहे जाते हैं, है ना। इंडो आर्यन लिंग्विस्टिक ग्रुप को भी ये बिलोंग करते हैं, 3000 से 4000 का पॉपुलेशन है। कई स्कॉलर्स ने ऐसे डिस्क्रिप्शन दिए कि इनके बीच में ब्यूटी कॉन्टेस्ट होते हैं, ब्यूटी कॉन्टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ पर जो जीतेगा उसको वहाँ पर मैरिज के अंदर में प्रायोरिटी दी जाती है। बहुत ही इंट्रिकेट हेड गियर्स को इस सर के ऊपर पहनते हैं, ठीक है ना, और ये अपनी सुंदरता के लिए काफ़ी जाने जाते हैं। आर्यन फीचर हैं, प्रोमिनेंट चीक बोन्स आपको दिखाई देती हैं, ब्लू आई कलर आपको दिखाई देता है, ब्लू ग्रेश आई कलर काफ़ी कॉमन है ना, तो दे आर नोन फॉर दैट। हाँ, यहाँ पर आप देखोगे मैंने इनकी इमेजेस को भी लगाया हुआ है, इस तरीके से पूरा कई सारे जो फ्लावर्स का एक कलेक्शन है वो इनके हेड गियर के तौर पे सर पे दिखाई देता है। सेंट्रल इंडिया में कई सारी ट्राइब्स का हमने नाम बताया था, एक मुरिया गोंड्स हैं, है ना, इनके बीच में घोटुल का सिस्टम आपको दिखाई देता है। टाइगर को ये अपना टोटम मानते हैं, दे बिलीव टाइगर टू बी देयर टोटम। टोटम का कंसेप्ट क्या होता है, कई ट्राइबल के बीच में जो बिलीफ होता है ना, वो किसी
एनिमेट चीज़ के ऊपर होता है। किसी पेड़ पौधों को या किसी जानवर को वो एक सुपर नेचुरल बीइंग के तौर पे मानते हैं कि ये चीज़ें, पेड़ पौधे या जानवर, इनके अंदर में कोई सुपर नेचुरल डिवाइन पावर है और इसलिए इनको रिस्पेक्ट करना, रिगार्ड करना, वर्शिप करना ज़रूरी है और इनको मारना एक पाप के तौर पर माना जाएगा। सिर्फ किसी होली ऑस्पिशियस समय पे इनकी बलि दी जा सकती है देवता को प्रसन्न करने के लिए, अदरवाइज आप इनको मारोगे तो आपको सज़ा मिलेगी। तो टाइगर को इनके बीच में टोटम माना जाता है। कई इनका मानना है, कई इनके जो एंसेस्टर्स थे वो इस टाइगर के अंदर में ट्रांसफॉर्म हो गए थे। टोटम के बेस पे ही क्लैन फॉर्मेशन भी होता है ना। जैसे हमारे यहाँ गोत्र सिस्टम है जहाँ पर ऋषि हैं, अत्रि, भृगु, मारीच, पुलह, पुलत्स्य, कई सारे ऋषि आपको देखने को मिलते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर एनिमल्स कई सारी ट्राइब्स के बीच में एक टोटैमिक ग्रुप का काम करते हैं, इसके बेसिस पे क्लैन का फॉर्मेशन होता है। गोत्र फॉर्मेशन आप सिंपल भाषा में चाहो तो समझने के लिए यूज़ कर सकते हो शब्द। इनके बीच में एक ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन होता है, एजुकेशनल कम कल्चरल। बहुत सारी ट्राइब के बीच में इनका काफ़ी फेमस है बिकॉज एक लेजेंडरी एंथ्रोपोलॉजिस्ट वेरियर एल्विन, नेहरू, पटेल, गांधी तीनों को बड़े क्लोज, उन्होंने इसको स्टडी किया था और किताब का नाम था मुरिया एंड देयर घोटुल। आज़ादी के साल में किताब पब्लिश हुई थी। वहाँ पर इन्होंने घोटुल में बताया था कि यंग मेन वेमेन, मतलब यंग बॉयज़ गर्ल्स दोनों रहते हैं। कई बार इनके बीच में सेक्सुअल रिलेशनशिप भी होता है। जेलिसी बड़ी कम आपको देखने को मिलती है। कई सारे जो यंग कपल्स यहाँ से निकल करके आगे मैरिज करते हैं, उनके बीच में डाइवोर्स का रेट काफ़ी कम होता है बिकॉज ऑफ द फेमिलियरिटी एंड एक तरीके से कहोगे प्रोबेशन पीरियड जो इन्होंने निकाला है साथ में यूथ डॉर्मेट्रीज़ में। ठीक है ना। तो ये यूथ डॉर्मेट्रीज़ भी खासी इंपॉर्टेंट ट्राइबल इंस्टीट्यूशन है। गुरुकुल से भी काफ़ी मिलती जुलती दिखाई देंगी, ऑल्दो इसके पर्पस कई सारे हैं। हमने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया, आप हो तो इसको एक बार जा करके ज़रूर देखना यूथ डॉर्मेट्रीज़ को। मुंडाज हो और बोंडोज की पॉपुलेशन, ओराऊ और असुर की जो पॉपुलेशन है, इनके बीच में एक फिनोमेना देखने को मिलता है जिसको हम कहते हैं लिविंग मेगालिथिज्म। मेगालिथिज्म क्या मतलब है? मेगाज मतलब बड़े बड़े, मैसिव। लिथिक जो शब्द है वो स्टोन के लिए यूज़ किया जाता है। आयरन एज के समय में मेगालिथिक जो कल्चर है वो बड़े प्रोलिफरेट कर रहे थे। अक्सर यूजुअली हिस्ट्री में आपको प्रोफेसर्स और टीचर्स बताते मिलेंगे कि साउथ में इसका ज़्यादा आपको प्रेजेंस देखने को मिलेगा कि ज़्यादातर जो मेगालिथ्स हैं वो साउथ में इरेक्ट किए जाते हैं। बड़े बड़े पत्थर के अवशेष दिखाई देंगे, अलग अलग अपेंडेजेस हैं। असल में अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत न्यूलिथिक पीरियड यानी न्यू स्टोन एज के अंत में हुई थी और आयरन एज में ये पीक कर रहा था। ये भारत के बाहर भी देखा जाता है, इंडिया में भी देखा जाता है, जहाँ पर ही बड़े बड़े पत्थरों को इंसान इरेक्ट करता है ज़मीन में, है ना। जैसे स्टोनहेंज अगर आपने देखा हो कभी तो वो एक मेगालिथिक एग्जाम्पल है ना। खास बात इसमें यहाँ पर क्या होती थी इस मेगालिथिज्म में कि इसके आसपास में ब्यूरियल को रखा जाता था, मतलब ब्यूरियल परफॉर्म किए जाते थे, ब्यूरियल प्रैक्टिस और रिचुअल परफॉर्म किए जाते थे। इंसान के अवशेष आपको कई बार मिलेंगे और उसके साथ में ग्रेव गुड्स भी मिलेंगे। ये पास्ट की प्रैक्टिस है। मेगालिथिक हमने बताया आयरन के एज के साथ में जुड़ा है, लेकिन अभी भी कई सारी ट्राइब्स इसको नॉर्थ ईस्ट में, जैसे खासीस की, नागास की ट्राइब है, और इन रीजन में ईस्टर्न रीजन में छोटा नागपुर प्लेट्यू के आसपास में ये ट्राइब इसको फॉलो करती है। ठीक है ना। बैगास की ट्राइब जो कि जिनका नंबर अगर आप देखो तो 5.5 लाख के आसपास में है, एमपी में आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। ये टैटूज़ बनाते हैं बॉडीज़ पे, खासकर जो वेमेन होती हैं इनके बीच में, है ना, जिससे किसी भी बुरे मेल की जो नज़र है उससे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए माना जाता है कि ये टैटूज़ हेल्प करते हैं। अच्छा, इनके में बड़ा इंटरेस्टिंग एक बिलीफ है, ये धरती को माँ बनाते हैं। जो सुनील शेट्टी साहब है ना, कौन सी मूवी एक थी ना, बॉर्डर, अभी शायद उसकी दूसरी पार्ट भी आ रही है कुछ दिनों बाद जनवरी में, तो कहते हैं धरती मेरी माँ है। इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन शायद उसी मूवी में था, है ना। वैसे ही ये ट्राइब भी धरती को माँ मानती है और इसीलिए प्लाव जो होता है ना, क्या कहते हो, कुल्हाड़ी, आई बिलीव कहते हैं उसको, वो ज़मीन के नहीं लगाना चाहते हैं एग्रीकल्चर में कि धरती है माँ है, उसको हर्ट करेगा। और ये बैम्बू के स्टिक से कल्टीवेशन करते हैं बड़े सिंपलिस्टिक वे के अंदर में। हल्बा ट्राइब जो छत्तीसगढ़ की एक मेजर ट्राइब है, बहुत सारे अनेक विचित्र तरीके इनके बीच में प्रैक्टिस हैं। 7.5 लाख पॉपुलेशन है इनकी, अगर आप देखो स्टैटिस्टिकली तो इनके में डबल ब्यूरियल होता है। पहले ये डेड बॉडी जो होती है एक सॉल्ट की लाइनिंग रखते हैं, जहाँ पर भी एक बरी करना होता है इंसान को, उसके ऊपर डेड बॉडी को वहाँ पर रख देते हैं। और फिर बड़े कई समय बाद जो एक्सह्यूमेशन है, यानी कि रिमेन्स को निकालना और वापस से उसको क्रीमेट करना, जलाना, इस तरीके का एक यूनिक प्रैक्टिस इनके बीच में पाया जाता है। ओरांव ट्राइब आप देखोगे सेंट्रल ईस्टर्न इंडिया की एक इंपॉर्टेंट ट्राइब है। इनको कुरुख भी कहते हैं, द्रविडियन ओरिजिन की एक ट्राइब है। पॉपुलेशन इनकी लगभग कुछ 38 लाख के आसपास आपको देखने को मिलेगी। कुरुख एक बड़ी फैमिली है जिसके अंदर में कई सारे ग्रुप्स आ जाते हैं। तो ये झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा के रीजन में और बिहार के रीजन में इनकी पॉपुलेशन देखने को मिलती है। इनके बीच में ट्री मैरिज का एक बड़ा यूनिक सिस्टम दिखाई देता है। इनके बीच में भी मुरिया घोटुल्स की तरह, मुरिया के घोटुल्स की तरह आपको यू डॉर्मेट्रीज दिखाई देंगी, जिसको एस.सी. रॉय नाम के एक स्कॉलर ने पढ़ा था, जो फादर ऑफ इंडियन एथ्रोग्राफी भी कहे जाते हैं। ये जो यू डॉर्मेट्रीज, इनको आप धूमपुरिया कहते हो,
और इनके बीच में शरणाइज़म की एक प्रैक्टिस है। हाल ही में 2023-24 में एक डिमांड थी ट्राइबल्स की, खासकर जब एक ट्राइबल पृष्ठभूमि से हमारी प्रेसिडेंट आई, तो कई सारे उनके कमेटी के लोग, मुंडास संथल्स जो ट्राइब है ईस्ट इंडिया की, उन्होंने कहा कि हमारा जो बिलीफ है शरणाइज़म, सेक्रेड ग्रुप्स को आप रिस्पेक्ट करते हो, रिगार्ड करते हो, उनकी वर्शिप करते हो, इसको सेंसस में क्यों नहीं डाला गया? क्योंकि शरणाइज़म को बिलीव करने वाले मिलियंस में लोग हैं। आप अगर देखोगे, ये अकेले उराव ट्राइब जो है उसका ही नंबर 3.8 मिलियन है, 38 लाख के आसपास है। मुंडास भी बिलीव करते हैं इसमें, कुछ गोंड्स भी हैं, भील्स भी ट्राइब करती हैं, संथल्स भी करते हैं, बहुत सारी ट्राइब्स शरणाइज़म को मानती है। तो इनका कहना था कि जो क्रिश्चियनिटी और कई सारे और रिलीजन है, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, उनका तो नंबर ही, जैसे आप बुद्धिज़्म और जैनिज़्म को मिलाओगे तो हमने भी बताया 1.25 करोड़ के आसपास भी नंबर नहीं है दोनों का 2011 के सेंसस के हिसाब से। जबकि शरणाइज़म को एक मेजर रिलीजन के तौर पे दिखाई देता है, ट्राइबल बिलीफ, तो इसको आपने सेंसस में क्यों नहीं डाला हुआ है? सेंसस में 6 रिलीजन है, लेकिन उसमें शरणाइज़म क्यों नहीं, जब पॉपुलेशन वाइज इतना बड़ा है? क्या हमारा रिलीजन, उसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है? क्या उसको आप रिस्पेक्ट नहीं दे सकते हो? डिग्निटी हम नहीं मिल सकती है? नंबर के हिसाब से अगर आप दे रहे हो तो हमको भी देना चाहिए, हमारा नंबर तो ज़्यादा है। बट मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस चीज़ को सिरे से दरकिनार कर दिया, कैंसिल कर दिया। ठीक है, साउथ इंडिया में आते हैं। टोडास के बारे में तो बताया, वो ये मानते हैं कि एक गॉडेस ताइकिरजी थी, उन्होंने एक सेक्रेड बफेलो को बनाया और उन्हीं सबसे सारे टोडास का जन्म हुआ है। पॉपुलेशन बड़ी छोटी है, 2000 की पॉपुलेशन इनकी है। ऊटी के रीजन में आपको दिखाई देते हैं, तमिलनाडु के नीलगिरी हिल्स के इलाके में। इनकी भी सेक्रीफाइस बड़ी इंटरेस्टिंग है। पहले तो ये बफेलो को सेक्रीफाइस करते हैं, सेक्रेड बफेलो को, अगर किसी की डेथ होती है इंसान की तो। और फिर ब्यूरियल भी 2 तरीके का होता है, पहला ग्रीन ब्यूरियल है और दूसरा ड्राई ब्यूरियल है, मतलब फ्यूनरल है, नॉट ब्यूरियल। ग्रीन फ्यूनरल और ड्राई फ्यूनरल क्यों ये कहा जाता है? ग्रीन इसलिए बिकॉज ये तुरंत डेथ के बाद परफॉर्म किया जाता है, जब बॉडी अभी फ्रेश, ग्रीन किसी चीज़ फ्रेश के लिए आप यूज़ करते हो, तो बॉडी जब अभी फ्रेश है तब आप ग्रीन फ्यूनरल को वहाँ पर परफॉर्म करते हो। और बाद में कई दिनों बाद एक ड्राई फ्यूनरल भी यहाँ पर प्लेस किया जाता है, जहाँ पर जो बचे कुचे रिमेन्स होते हैं उनको मतलब क्रीमेट करते हैं कई बार, और कई बार उसको भी बरी कर देते हैं। जो पहले मौके पे बच गए थे उसको यहाँ पर सेकेंडरी ट्रीटमेंट दिया जाता है। इनके बीच में भी पॉलीएंड्री है, जैसा कि हमने बताया था खासास की पॉपुलेशन के बीच में। अब पॉलीएंड्री में दिक्कत क्या होती है ना, कि यहाँ पर कोई मॉडर्न मेडिकल डायग्नोस्टिक तो है नहीं, तो फादरहुड किसका है, असल में कौन, 5, 6, 10 जितने भी भाई हैं उनमें से असली में कौन पिता है, बच्चे का बायोलॉजिकल फादर कौन है, ये नहीं पता होता और कभी पता चल भी नहीं सकता है। इसलिए इस चीज़ को प्रूफ करने के, इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि चाइल्ड की पेरेंटेज इनहेरिटेंस कैसे होगा, किसके लाइन में होगा, ये लोग एक बो और एरो की सेरेमनी को, रिचुअल को परफॉर्म करते हैं। इसको पारुषप्तमी भी कहा जाता है। यहाँ पर क्या है कि जब भी वो फीमेल प्रेग्नेंट है, उस दौरान में जो भी हस्बैंड, आउट ऑफ ऑल दी हस्बैंड, वो एरो को ला करके प्रेजेंट कर रहा है प्रेग्नेंट वाइफ को, वो उसका सोशल फादर मान लिया जाएगा। बायोलॉजिकल तो कौन है नहीं पता, सोशल फादर यानी कि जिम्मेदारी उसकी है रेज करने की, इनहेरिटेंस भी उसी के लाइन में होगा। ठीक है ना। चलिए, इनके बीच में म्यूचुअलिज्म दिखाई देता है। म्यूचुअलिज्म आपने बचपन में पढ़ा होगा। म्यूचुअलिज्म एक ऐसा संबंध होता है जिसमें दोनों पार्टीज़ का फ़ायदा होता है। अगर एक का फ़ायदा है, दूसरे का कोई नुकसान नहीं है, न्यूट्रल है, उसको आप कोमेंसलिज्म कहते हो। एक का फ़ायदा है, दूसरे का नुकसान है, तो उसको एमेंसलिज्म आप कहते हो। म्यूचुअलिज्म है, आसपास की जो ट्राइब्स हैं, कोटाज, बडागाज, कुरुम्बाज और इरुला, उनके साथ इनके बड़े अच्छे संबंध हैं। कोटास की ट्राइब कई सारे इंटरेस्टिंग चीज़ों को बनाती है, आर्टिफैक्ट को बनाती है, मटेरियल को बनाती है ना, इम्प्लीमेंट को बनाती है, टूल्स को बनाती है, तो वो इनको टूल्स देती है। टोडास जो कि हमने बताया क्या, ये पेस्टोरल ट्राइब है ना, डेयरी प्रोडक्ट के लिए जानी जाती है, ये उनको डेयरी प्रोडक्ट देती है। कुरुम्बाज कई बार एक वॉचमैन के तौर पर यहाँ पर एक्ट करते हैं। कुरुम्बा की पॉपुलेशन अपने मैजिक्स के लिए, बहुत पावरफुल ब्लैक और वाइट मैजिक के लिए जाने जाते हैं। ये उनको एम्यूलेट्स प्रोवाइड करते हैं, तावीज़ वगैरह होते हैं ना, और कई बार उनको प्रोटेक्ट भी करने का काम करते हैं। तो ऐसा रिलेशनशिप देखने को मिलेगा। बाकी ट्राइब्स कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दे रहा है तो सब आपस में एक म्यूचुअलिज्म बना करके रखे हुए हैं। ठीक है ना। कुरुम्बा जिसकी अभी हमने बात की, एक आपने अभी ट्राइब देखा होगा, ये कांतारा का भी जो नया वाला आया था ना पार्ट, कन्नड़ा इंडस्ट्री की मूवी है, उसमें कड़ापा लोगों को दिखाया गया था जो ब्लैक मैजिक कर रहे थे कुछ। अगर आप डिस्क्रिप्शन वाइज देखोगे ना तो बड़े वो कुरुम्बा से मिलते हैं। कड़ापा तो एक मिथिकल ट्राइब थी, कुरुम्बा से काफ़ी ज़्यादा आपको मिलते हुए देखने को मिला। कुरुम्बा की पॉपुलेशन भी मेजरली तो नीलगिरी हिल्स तमिलनाडु में है, बट कर्नाटका और केरला में भी दिखाई देती है। पॉपुलेशन 1 लाख के नीचे है इनकी, और ये कई बार सॉर्सरर के तौर पर एक्ट करते हैं, मैजिशियन के तौर पर एक्ट करते हैं। कभी कभी इनकी सर्विसेज को अगल बगल के जो बडागास ट्राइब हैं, जो इस म्यूचुअलिज्म के अंदर में है, ये इनको बुलाते हैं कि भाई दूसरे जो कुरुम्बा मेंबर हैं वो अगर हमारे ऊपर कोई ब्लैक मैजिक करे तो आप उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे साथ में रहो। माना जाता है कि ये अपनी बॉडी को म्यूटिलेट करके वापस से जोड़ सकते हैं। आप इनको तोड़ दो, फोड़ दो, काट दो, वापस से बॉडी वहाँ पर जुड़ सकती है। बहुत पावरफुल स्पेल्स और मैजिक के लिए
जाने जाते हैं ये कुरुम्बा के लोग। ढांगरिया खांड या फिर जिसको डोंगरिया कोंड भी आप यूजुअली कहते हो, ये बड़ी फेमस ट्राइब है। इसलिए फेमस है क्योंकि वेदांता जो बहुत बड़ी एमएनसी है स्टॉक मार्केट में, जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां आपकी भारत में भी लिस्टेड हैं, डिविडेंड के लिए जानी जाती हैं, ठीक है ना। ज़्यादातर गवर्नमेंट कंपनी आज कैश काउस की तरह होती हैं और डिविडेंड बढ़ा देती हैं, उसमें से एक वेदांता भी है। वेदांता माइनिंग सर्विसेज के लिए, माइनिंग के लिए जानी जाती है। उड़ीसा में इसको बॉक्साइट माइनिंग करनी थी, ये वहाँ पर गई थी, और ये डोंगरिया कोंड जो कि एक पीवीटीजी है, उनके एरिया में न्यामगिरी हिल्स में ये एक्टिविटीज़ हो रही थी। अब कई सारे एक्टिविस्ट ने, यहाँ के लोगों ने भी आवाज़ को उठाया, असेसमेंट किया गया, सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंची और फाइनली इन ट्राइबल्स के फेवर में वो चीज़ आई। वेदांता जैसी बड़ी कंपनी, अक्सर ऐसा होता नहीं है कोर्ट की रूलिंग पावरफुल इंसान के अगेंस्ट में जाए, पर वो समय कुछ और थे, आज से 15 साल पहले का वो समय था और दूसरा माहौल था भारत के अंदर में, तो जजमेंट कई बार ठीक ठाक आ जाते थे। आज के समय में तो शायद क्या वो जजमेंट आता नहीं कहा जाता। ग्राम सभा के भी ऑफिशियल्स की दाद देनी पड़ेगी। शायद मामला इतना ज़्यादा इंटरनेशनल, क्योंकि सर्वाइवल इंटरनेशनल से लेकर कई सारे इंटरनेशनल मीडिया, बीबीसी से लेकर CNN ने भी इसको कवर किया हुआ था, शायद वो इंटरनेशनल स्क्रूटनी का भी एक प्रेशर रहा। ग्राम सभा के ऑफिशियल ने भी ट्राइबल्स के हक के पक्ष में वहाँ पर बात को रखा। तो ये डोंगरिया कोंड नियाम राजा को मानते हैं, जो हिल के उनके देवता हैं या भगवान हैं, ठीक है ना। यहाँ पर विमेन जो है टैटू करती हैं, ये टैटू इनको स्पिरिट से बचाता है। और ये लोग पास्ट में ह्यूमन सेक्रीफाइसेस भी करते थे, अब तो ह्यूमन सेक्रीफाइसेस बंद हो गई, उसकी जगह पर एनिमल सेक्रीफाइस किया करते हैं। इरुलर की ट्राइब जैसा हमने बताया था, स्नेक चार्मर है, रैट को भी पकड़ते हैं। कई बार कुछ जगहों पे इथनोग्राफर्स ने कहा है कि कुछ लोग जो हैं वो इस वेनम को जो स्नोक से मिला है बाकी चीज़ों हर्ब्स के साथ मिला के एक लव पोशन बनाते हैं, है ना। सामने वाला उसको अगर आप दे दो किसी को भी तो ही विल फॉल इन लव विद यू। बट एथनोग्राफिक जो रिसर्चर्स हैं वो इस चीज़ को कंफर्म नहीं करती है। कुछ एनेक्डोट्स में कुछ लोगों ने इस चीज़ का विवरण किया हुआ है। नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं, बहुत ही एक खूबसूरत जगह भारत की, और ट्राइब्स भी वहाँ की काफ़ी डाइवर्सिफाइड। अपातानीज के बारे में एक सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर चीज़ है, यूनेस्को ने भी इसको रिकॉग्नाइज़ करने के लिए कदम उठाए हुए हैं। आप देखोगे अपातानीज की एक बड़ी डेवलप्ड प्रैक्टिस है। यहाँ पर पैडी फील्ड में, है ना, चावल जहाँ पर ग्रो किए जा रहे हैं, वहाँ पर फ़िश इंटीग्रेट की गई, मतलब मछली का पालन और चावल को ग्रो करना एक साथ चल रहा है। पैडी फील्ड में अक्सर बड़ा पानी की ज़रूरत पड़ती है ना। आप देखोगे पानी अच्छा खासा वहाँ पर भरा होता है, उसी में फ़िश को भी कर रहे हैं। ये बड़ी एक डेवलप्ड सोच को दिखाता है और यूनिक प्रैक्टिस को दिखाता है, ट्रेडिशनल नॉलेज को दिखाता है। कैसे? आप देखोगे जो फ़िश है उसका जो एक्सक्रीटा है, बाकी मैन्योर्स भी हैं, लेकिन उसका जो एक्सक्रीटा है, वेस्ट मटेरियल है, वो एक तरीके से फर्टिलाइज़र का काम करेगा सॉइल के लिए। और मछलियाँ जो हैं वो कई सारे पेस्ट जो आपको देखने को मिलेंगे जो क्रॉप को डैमेज कर सकती हैं, उनको वहाँ पर कंज्यूम करेगी, तो उनका नंबर वहाँ पर कम करेगी। तो उससे मछली का भी पालन होता जा रहा है आपका, और साथ ही साथ आपकी क्रॉप भी ग्रो कर रही है। तो इंटीग्रेटेड प्रैक्टिस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये बैम्बू के नोज प्लग्स जो अभी शुरुआत में हमने इमेज में देखे थे ना, ये इसके लिए भी जाने जाते हैं। शुरुआत में आपको दिखाया था कहीं पे, ये देखिए अपातनीज। रीज़न क्या था इसका, आपको मैंने बताया हुआ था। हाँ, चलिए कहाँ पे थे हम लोग, इस जगह पर थे। ऑलराइट, इसी तरीके से ईडू मिश्मी की एक ट्राइब है, ये जो मैंने आपको शुरुआत में बताया कि एक ऐसी ट्राइब जो कि ममीफिकेशन करती है, जैसे ममीज बनाया जाता है ना, इजिप्शियन ममीज़ के बारे में आपने सुना होगा, कुछ उस तरीके का काम है, लेकिन सबके लिए नहीं करते हैं। कुछ एलीट मेंबर्स, कुछ हंटर्स हैं ना, उनकी डेथ के बाद उनकी बॉडी को पहले स्मोक किया जाता है, स्मोक ड्राई किया जाता है, वो ममीफाइड किया जाता है। कई बार टाइगर की जो बोन है ना, उनको वहाँ पर एम्यूलेट्स के तौर पे भी ये यहाँ पर यूज़ करते हैं। अच्छा, ये ममीफिकेशन परमानेंट नहीं होता है, बाद में इसको फिर से प्रॉपरली बरी भी किया जाता है। शुरुआत के समय में ममीफिकेशन किया जाता है, जो एक ईडी मिश्मी की इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है, अरुणाचल में ट्राइब पाई जाती है, 12-15 हज़ार के आसपास इनका नंबर है। लेकिन बाद में सेकेंडरी ट्रीटमेंट में इनको बरी भी करते हैं। ऑलराइट, चलिए, मिथुन जो एनिमल है ना, बड़ा फेमस है आजकल। एक बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने बताया कि भाई नॉर्थ ईस्ट में जो कंज्यूम किया था एनिमल, वो मिथुन है, काऊ को वहाँ पे नहीं खाते हैं। तो बड़े लोग ने मेम्स भी बनाए कि चलो आप जानवरों में भी अब स्पीशीज़ एक जानवर को मारना सही, दूसरे को नहीं सही, तो वो अलग बात है, डिबेट में कभी जाएंगे। तो मिथुन की भी सेक्रीफाइस ये ईडू मिश्मी के लोग करते हैं एज पार्ट ऑफ देयर प्रैक्टिस। खासी ट्राइब हमने काफ़ी बार बताया है, काफ़ी फेमस ट्राइब है। ये मेट्रिलिनी के लिए जानी जाती है। भारत का जो समाज है, ज़्यादातर दुनिया के रिलीजन, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, इस्लाम हो, हिंदुज़म है, पेट्रीलिनियल पेट्रियार्कल है, पितृसत्ता है, पितृवंशी है, फादर के लाइन में ही सरनेम, स्टेटस और इनहेरिटेंस जाती है। इनके यहाँ उल्टा है, यहाँ पर मदर टू डॉटर इनहेरिटेंस जाती है ना। और उसमें भी एक फैक्टर है जिसको अल्टीमोजेनाइचर कहते हैं, यानी कि यंग जो डॉटर होगी ना, उसके पास वो इनहेरिटेंस जाएगी, ना कि
जो एज में बड़ी डॉटर है उसके पास। कई मेल्स और फीमेल्स यहाँ पर सिल्वर की चेन अपने वेस्ट पे बांधते हैं। इनफैक्ट मैन कई बार जो जेनिटल ऑर्गन्स है उसके पास चेन्स को बांधते हैं, बिकॉज इनका बिलीफ है कि डीमन है कुछ जो इनके जेनिटल ऑर्गन्स के ऊपर अटैक करेंगे, बिकॉज दे वांट टू डिमोलिश द फर्टिलिटी ऑफ द ग्रुप। कोई ब्लैक मैजिक भी कर सकता है ना। तो ये बिलीफ की वजह से सिल्वर चेन्स कुछ समय पहले, मतलब हिस्टोरिकली दे यूज टू वेयर इट फॉर दिस पर्टिकुलर रीज़न। आज के समय में तो ज़्यादातर ट्राइब क्रिश्चियनिटी में, नॉर्थ ईस्ट की, चाहे वो नागाज हो चाहे वो खासीज़ हो, क्रिश्चियनिटी का एक इन्फ्लुएंस रहा है। तो क्रिश्चियन मिशनरीज के साथ में जुड़े हैं, चर्चेज में जा रहे हैं, तो चीज़ें बदली हैं। साथ ही साथ में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज एक टैग भी है इसके पास, खासी ट्राइब की ये जो लिविंग रूट ब्रिज है। यहाँ पर बरगद और पीपल जिस फैमिली को बिलोंग करते हैं, वहाँ उसी फैमिली का, यानी कि फाइकस फैमिली का एक स्पीशीज़ पाई जाती है जिसको फाइकस इलास्टिका कहते हो। ये लोग उसके रूट्स को एक्सटेंड करके उसके ब्रिजेस बनाते हैं, पुल को बनाते हैं। और ये बड़ी इंडिजिनियस आर्ट प्रैक्टिस है। कभी आप इमेज में देखो, आप जाओगे भी तो आपको मेघालय में बहुत जगह पर मिलेगा। चिरापूंजी जो एक समय पे वर्ल्ड वेटेस्ट प्लेस होता था, अभी भी मौसनराम वहीं पे है मेघालय में, वेटेस्ट प्लेस। उससे आप थोड़ा सा आगे जाओगे और नोंगरिया करके एक विलेज है, वहाँ पर ऐसे बड़े बड़े आपको बढ़िया फॉल देखने को मिलेंगे। नोखलियाल फॉल्स बड़ा फेमस वाटरफॉल है, वो भी आपको स्टेट में देखने को मिलेगा। तो बड़ा खूबसूरत है मेघालय, हर तरह की चीज़ें यहाँ पर। बांग्लादेश से बॉर्डर में मिल जाता है। डॉकी जिसको एशियाज़ क्लीनेस्ट रिवर कहा जाता था, वो भी मिलती है। एक ऐसी ट्राइब है जहाँ पर नाम हमारे आपके जैसे फर्स्ट नेम्स, मिडिल नेम, सरनेम नहीं होते हैं। इनफैक्ट मदर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जिन धुन को, जिस म्यूज़िक को गा रही होती है, उसी धुन को बच्चे का नाम रख दिया जाता है। ठीक है ना। तो म्यूज़िक के थ्रू बच्चों को या एक दूसरे को बुलाते हैं, और इसीलिए इसको विस्लिंग विलेज भी कहते हैं भारत का। लास्ट ट्राइब नागा ट्राइब, ये इनके तो बड़े सारे किस्से हैं। खासकर आज से लगभग कुछ 60 साल पहले 1950-60s तक कई सारे ग्रुप्स हेड हंटिंग करते थे। इसमें कई सारे ट्राइब्स थे, सारे ही करते थे। कोनियक ट्राइब थी, इन्होंने लास्ट में हेड हंटिंग को छोड़ा, है ना। हेड हंटिंग में क्या था, एनिमी जो ग्रुप्स हैं उनके हेड को कट करते थे, और ट्रॉफीज़ जैसे हम लोग लाते हैं ना, क्रिकेट की ट्रॉफी, वर्ल्ड कप ट्रॉफी, ऐसे ट्रॉफीज़ के तौर पे अपने घरों में या ग्रेनरीज में लगाते थे। मानते थे उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और ईवल आई जो है वार्ड ऑफ होगी। साथ ही साथ इनके स्टेटस को भी ये चीज़ अपलिफ्ट करते हुए दिखाई देगी। तो लगभग 2.5 मिलियन के आसपास इनकी पॉपुलेशन यहाँ पर दिखाई